अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। एहसन, तुम्हारा तो दिमाग जल गया है, मिसिस कमाल अहमद ने गुस्से से कहा। नहीं मम्मी, मेरा दिमाग ठीक तरह काम कर रहा है, एहसन कमाल ने बेबसी से कहा। जानते हो वो लड़की बेवा है और एक बच्चे की माँ भी है। तो क्या हुआ मम्मी, बेवा होना कोई जुर्म ऐब या गुनाह तो नहीं है, और हमारे मज़हब ने भी तो बेवा औरत से शादी करने की इजाज़त दी है, और यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने का हुक्म है, और इसका कितना सवाब है। ऐसा ने इन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा। यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने और सवाब कमाने का इतना ही शौक़ है ना, तो किसी यतीम खाने का रुख कर लिया करो। रही वो लड़की सबा और इसका बेटा दानियाल, तो इन्हें भूल जाओ। मैं एक मनहूस लड़की को, और वो भी बच्चे वाली बेवा को, अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। सुना तुमने? मिसिस कमाल अहमद ने गुस्से से तेज़ लहजे में अपना फ़ैसला सुनाया था। फिर तो आप कभी भी मुझे दूल्हा बना हुआ नहीं देख सकेंगी, ऐसा कमाल ने फसुदगी से मुस्कुराकर कहा और कमरे से बाहर निकल गया। मिसिस अहमद हैरत से तकती रह गई। सबा बेटा, डोर बेल बज रही है, गेट पर देखना कौन है। रुकैया बानो ने 6 माह के दानियाल को नहलाते हुए बुलंद आवाज़ में कहा। अच्छा अम्मी। सब बार दुपट्टा सर पर ओढ़ती हुई बाहर निकल आई और गेट के करीब पहुंचकर पूछा, कौन है? एहसन कमाल। बाहर से दिलकश मर्दाना आवाज़ इसकी समात में फूल बनकर खुली थी। एहसन कमाल फ़िरोज़ भाई के दोस्त थे। जब ही सबा ने गेट खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम। एहसन कमाल ने इसके सफ़ेद लिबास में सरापे को किद्दत और मोहब्बत से देखते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सबा ने आस्के से जवाब देते हुए बताया। फ़िरोज़ भाई तो घर पर नहीं है। फ़िरोज़ भाई की अम्मी तो घर पर है ना? एहसन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी हैं। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? सॉरी, आइए प्लीज़। सबा ने शर्मिंदा होकर इन्हें अंदर आने का रास्ता देते हुए कहा तो मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हो गए। सबा गेट बंद करके जाने लगी तो पीछे से उन्होंने इसे पुकारा। सबा जी। वो रुक गई मगर मुड़कर इनके जानिब नहीं देखा। सबा, आप मुझसे शादी करेंगी? ऐसा कमाल इसके सवाल पर सबा ने हैरान होकर गर्दन घुमाई और इनका मोहब्बत, खलूस और किद्दत की सच्चाई से रोशन चेहरा देखकर मज़ीद हैरतज़दा रह गई। चंद सानिये वो इन्हें यूं ही हैरान आंखों से तकती रही, फिर कोई जवाब दिए बगैर अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। ऐसा कमाल ने बेकरार होकर इसके जानिब लपके। सबा प्लीज़, इनकार की वजह तो बता दीजिए। सबा का यूं रुख फेर कर जाना इनके मनफी जवाब का इशारा दे रहा था। जब ही तड़प कर पूछा था, एहसन साहब, क्या आप नहीं जानते कि मैं ना सिर्फ बेवा हूँ बल्कि एक बच्चे की माँ भी हूँ? सबा ने संजीदगी से पूछा। जानता हूँ, फिर भी मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद है? जी हाँ, इसलिए कि बेवा होना या एक बच्चे की माँ होकर बेवा होना ना तो कोई जुर्म है और ना ही कोई ऐब और गुनाह है, और हमारा मज़हब भी हमें इजाज़त देता है। तो कौन रोक सकता है मुझे बेवा से शादी करके रिश्ता जोड़ने से? एहसन कमाल ने संजीदगी से कहा तो वो गोया हुई। एहसन साहब, मज़हब से ज़्यादा हम लोग माशरे के बनाए हुए कवानीन और रस्म रिवाज पर अमल करते हैं। मेरा बेवा होना इस माशरे की नज़र में एक जुर्म, ऐब और गुनाह है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मनहूस करार देकर घर से बाबुल के दर पर ला फेंका। इनके ख्याल में मैं मनहूस थी। जब ही इनके बेटे यानी अपने शोहर की मौत की जिम्मेदार ठहरा दी गई। इनका एक्सीडेंट में मरना मेरी नहुसत की वजह से हुआ। मेरा 1.5 माह का बच्चा यतीम हो गया। ये भी इनकी नज़र में मेरी नहुसत ही थी। फिर भला आप क्यों ये रिस्क लेना चाहते हैं, और आपके घर वाले क्यों कर इन हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं? वो भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। सबा, आप हाँ तो करें, मैं इंशाल्लाह इन सब को मना लूँगा। एहसन साहब, मना लेने और ख़ुद से मान जाने में बहुत गहरा फ़र्क होता है, और मुझे अब शादी नहीं करनी। मेरे लिए एक तजर्बा ही बहुत है, और मेरा बेटा है ना मेरा सहारा। मुझे अब अपने बेटे के लिए ही जीना है। सबा ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। और जो आपके साथ के लिए जीना चाहता है वो क्या करे? वो कोई और दर खटखटाए। सबा ने नज़रें चुराकर जवाब दिया। लेकिन इसने तो आपकी जानिब खुलने वाले दर के सिवा सारे दरवाजे खुद पर बंद कर लिए हैं। ऐसा कमाल ने बेबसी से कहा तो सबा के हसास दिल पर चोट सी लगी थी, जिसने बेचैन नज़रों से इन्हें देखा और आगे बढ़ गई। सबा, मैं आपको और दानियाल को दिल से अपनाना चाहता हूँ। ऐसा कमाल ने इसके बराबर चलते हुए ईमानदारी खलूस से कहा। अपनी मम्मी से बात की आपने? नहीं। तो पहले इनसे बात कर लीजिए। मुझे यकीन है कि इनसे बात करने के बाद आपको मेरी हाँ या ना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ैसला आपकी मम्मी का होगा। आपको खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करके जाइएगा। मैं नहीं चाहूँगी कि आप मेरी वजह से हर्ट हो। सबा ने नरम और संजीदा लहजे में कहा और इन्हें सोच में डालकर तेज़ी से अंदर चली गई, और वह वहीं से वापस पलट गए। इस वक्त अपने कमरे में टहलते हुए बेकरारी से सोच रहे थे कि कितना दुरुस्त अंदाज़ा लगाया था सबा ने अपने मुतालिक मम्मी की सोच का।
वो तो मुझे हर्ट भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी अपनी माँ ने ही मुझे अपने रवैये और फैसले से हर्ट कर दिया था। उन्होंने पहले सबा से बात की थी और फिर अपनी मम्मी को अपने दिल की बात कही थी, और इनकी जवाब ने अब इन्हें दोबारा सबा से बात करने के काबिल नहीं छोड़ा था। इन्हें दुख था कि इनकी माँ भी आम सोच की हैं। वो तालीम याफ्ता होने के बावजूद नासमझी और जहालत की बात कर रही थी। रियाज मजीद और रुकैया बानो के दो ही बच्चे थे, बेटा फ़िरोज़ अली और बेटी जो फ़िरोज़ से 11 बरस छोटी थी, सबा रियाज। रियाज मजीद का कॉलेज में लेक्चरार थे रियाज मजीद कॉलेज में लेक्चरार थे और रज़िया बानो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। फ़िरोज़ अली को उन्होंने MBA और HCS कराया था और इनकी शानदार जॉब लगते ही इनकी शादी अपनी भतीजी की नाज बची और इनकी शादी अपनी भतीजी नाजिश से कर दी थी। नाजिश और फ़िरोज़ के दो बच्चे थे, एक बेटा महरोज़ अली और बेटी महविश, जो बिलतरतीब 5 और 4 साल के थे। इस हंसते बसते घराने की खुशियों में गम के बादल इस दिन छाए थे जिस दिन उन्होंने सबा का रिश्ता अपने ख़ानदान में अपने भांजे जवेद से तय किया था। सबा ने BSSC का इम्तिहान दिया था और इसके हुस्न को देखते हुए इसकी फूफो ने जवेद के रिश्ता मांगने और शादी की तारीख तय पा जाने के बाद जवेद के लिए नए मॉडल की कार जहेज़ में देने का मुतालबा कर दिया था। रियाज मजीद ने वसाइल इतने ज़्यादा ना थे, इनकी परेशानी वजह थी कि वो बहन और भांजे की फरमाइश कैसे पूरी करेंगे। रुकैया बानो ने रियाज मजीद को समझाया और अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि आपकी बहन इस रिश्ते का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं? आपका भांजा हमारी लाडली नाज़ुपली बेटी के काबिल नहीं है। रियाज जो लोग शादी से पहले कार मांग रहे हैं, वो शादी के बाद लड़के के लिए मनपसंद कारोबार कराने का सरमाया भी मांग सकते हैं। फिर हम कहाँ से इनके मुतालबे और फरमाइश पूरी करेंगे? और कैसे होते हैं खून के रिश्ते? आप ये ना समझिएगा कि मैं अपनी भतीजी को बहू बनाने के बाद आपके भांजे से रिश्ता तोड़ने के हक़ में नहीं हूँ या आपके ख़ानदान वालों से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। मैं तो सिर्फ़ अपनी बच्ची की ख्वाहिश और इसके बेहतर मुस्तकबिल की वजह से कह रही हूँ। आप खुद सोचें, क्या हमारी बेटी इस घर में खुश रह सकेगी जिस घर में से कीमती जहेज़ और नई कार के एवज़ कबूल किया गया हो? तुम ठीक कह रही हो रुकैया बेगम, सबा हमारी इकलौती बेटी, हम इसे जानते बूझते जहन्नुम में तो नहीं धकेल सकते ना। मगर मैं अब क्या करूं, रिश्ता तय हो गया है, पूरे ख़ानदान का मालूम है कि सबा और जवेद की शादी होने वाली है। मैं कैसे इस रिश्ते से इनकार कर दूं? मुझे क्या मालूम था कि मेरी सगी बहन ही रिश्ते तय करके यूँ मुँह फाड़ कर फरमाइशें शुरू कर देगी। जवेद 18,000 माहवार कमा रहा है और क्या चाहिए इन्हें? रियाज मजीद ने फ़िक्रमंदी से और अफसोस भरे लहजे में कहा तो वो तल्खी से बोली, इन्हें क्या चाहिए? यही तो वो बता चुकी हैं। तो वो तो फ़िरोज़ की शानदार जॉब और पुरकशिश तनख्वाह से जलते हैं। कह रही थी कि आपकी बहन साहबा के फ़िरोज़ 35,000 रुपये माहाना कमा रहा है। तुम लोगों के लिए गाड़ी जहेज़ में देना कौन सा मुश्किल काम है? तुम्हारी बेटी ही आराम से मेके आया जाया करेगी। मेरे बस में हो तो मैं अभी ये रिश्ता ख़त्म कर दूँ। मेरी मासूम बच्ची भी परेशान होकर रह गई है। रुकैया बेगम, मेरी तो रातों की नींदें ख़राब हो गई हैं। सोच सोच कर इस रिश्ते को तोड़ता हूँ तो बहन भी सारे रिश्ते ख़त्म कर डालेगी। ज़रा सी बात पर ख़ानदान भर की नाराज़गी और हमेशा के लिए ताल्लुक़ ख़त्म होने का अंदेशा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। आप एक बार अपनी बहन और भांजे से बात तो करके देखिए, शायद कार का मुतालबा तर्क कर दें। हाँ, बात तो करूँगा ही, आखिरी कोशिश तो करनी ही है, फिर जो अल्लाह को मंजूर। रियाज मजीद ने गहरी सांस लेकर कहा तो वो चुप हो गई। अगले रोज़ रियाज मजीद ने अपनी बहन नुसरत आरा से बात की तो उसने साफ कह दिया, भाई मैंने अपनी 2 बेटियों को घर भर कर जहेज़ दिया है। जवेद मेरा इकलौता बेटा है तो मैं भी घर भर कर जहेज़ ना लूँ? मैं तो भाई के घर से हमेशा रिश्ता जोड़े रखने के ख्याल से सबा को अपनी बहू बनाना चाह रही हूँ, वरना ख़ानदान में और ख़ानदान से बाहर लड़कियों की कमी तो नहीं। एक से एक अमीर घर की लड़की मिल जाएगी मेरे बेटे के लिए, जो हसीन भी होगी और दौलतमंद भी। जहेज़ में कार कोठी लेकर आएगी। मैंने तो सिर्फ कार मांगी है, लेकिन बहन मेरी इतनी हैसियत नहीं है। रियाज मजीद बोले, तो कर्ज़ ले लें। वो बेनियाजी से बोली, मैं अपनी चादर देख कर पाँव फैलाना चाहता हूँ। जो कुछ मेरे पास है मैं इसी में बेटी को रुखसत करूँगा, तो मेरी तरफ से रिश्ता ख़त्म समझे। नुसरत आरा ने बेदर्दी से कहा, नुसरत ये क्या कह रही हो? इस रिश्ते इस तरह ख़त्म नहीं होते। नुसरत आरा के शौहर रशीद अनवर ने पहली बार इनकी गुफ्तगू को हिस्सा लेते हुए कहा तो उन्होंने डांटते हुए सफाके से बोली, आप खामोश ही रहें तो अच्छा है। ये हम बहन भाई का आपस का मामला है। मैं सबा को कार के बगैर अपनी बहू कबूल नहीं करूँगी। अगर भाई जी अपनी इकलौती बेटी को जहेज़ में कार नहीं दे सकते तो सबा जवेद का रिश्ता बेकार है। ये सबा के लिए कोई और लड़का ढूंढ लें, मुझसे रिश्ता ख़त्म समझे।
नुसरत आरा, तुम बहन होकर रियाज मजीद अपनी बात पूरी ना कर सके दिल पर हाथ रखते न डालोगे। नुसरत आरा और रशीद अनवर इनकी ये हालत देखकर बुरखला गए। रियाज भाई क्या हुआ रियाज भाई? रशीद अनवर ने इन्हें संभालते हुए परेशानी से पूछा, मगर वो आन की आन में बेहोश हो गए। नुसरत आरा, अगर इन्हें कुछ हो गया तो बात हम पर आएगी। इनकी बीवी बच्चे तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे और शायद तुम खुद भी एहसास जुर्म होने पर खुद को माफ़ नहीं कर सकोगी। रशीद अनवर ने नुसरत आरा को गुस्से से देखते हुए कहा, अपनी तकरीर बंद करो और इन्हें अस्पताल पहुंचाओ। ये जावेद कहाँ चला गया? जावेद जल्दी से आ। नुसरत आरा ने कहा। रियाज मजीद को अस्पताल पहुंचाकर रशीद अनवर ने इनके घर फ़ोन करके इतला दे दी। रुकैया बानो ने नुसरत आरा को देखा तो वह नज़रें चुरा गई। रुकैया बानो समेत सभी समझ गए कि रियाज मजीद को इस हाल में पहुँचाने वाली नुसरत आरा ही है। डॉक्टर के मुताबिक रियाज मजीद को दिल का शदीद दौरा पड़ा था। रुकैया बेगम, फ़िरोज़ अली, नाजिश और सबा पूर्णम आँखों और तड़पते दिलों के साथ रियाज मजीद की सलामती की दुआएं मांग रहे थे। रशीद अनवर भले आदमी थे, वो भी रियाज मजीद के लिए दुआ गो और फिक्रमंद थे। नुसरत आरा जाने किन ख्यालों में गुम थी। सबकी दुआएं कबूल हुई और मजीद को होश आ गया। डॉक्टर ने इन्हें टेंशन फ्री माहौल में रखने की हदायत की थी। रुकैया बानो समेत तमाम घर वालों ने कलमा शुक्र अदा किया। शुक्र करो कि रियाज भाई की जान बच गई। खबरदार जो इनके सामने रिश्ता ख़त्म करने की बात की, माफ़ी मांग लेना इनसे और शादी तयशुदा तारीख पर करने की यकीन दहानी कराना ताकि वो संभल जाए, वरना इनकी मौत की ज़िम्मेदार तुम होगी। नुसरत आरा, रशीद अनवर ने नीची आवाज़ में इन्हें तनबीह की, मगर फ़िरोज़ अली सुन चुके थे। मांगलूंगी माफ़ी, बस अब आप चुप करें, नुसरत आरा ने तेज़ी से कहा। फ़िरोज़ अली ने नाजिश और रुकैया बानो को भी ये बात बता दी थी और नाजिश ने अपने घर वालों को बताया और यूँ नुसरत आरा की सितम ज़रफ़ी की दास्तान ख़ानदान और महल्ले भर में पहुँच गई थी। भाई मुझे माफ़ कर दें, मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंद की थी। बस आप जल्दी से दुरुस्त हो जाएं, फिर अपनी सबा को दुआओं में मेरे जावेद के साथ रुखसत कीजिएगा। शादी मुकर्रर तरीक़ों ही होगी। नुसरत आरा ने भीगती आवाज़ में रियाज मजीद का हाथ थाम कर कहा। नुसरत बहन तुम सच कह रही हो ना? रियाज मजीद के मुरझाए चेहरे पर ताजगी ऊद आई। मुस्कुरा कर तस्दीक चाहिए। जी हाँ रियाज भाई, इसे अकल आ गई है, हमें सबा बेटी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। रशीद अनवर ने मुस्कुराते हुए यकीन दिलाया। मैंने तो खिदमत खलक का अदारा खो रखा है ना कि मुफ्त में बहू ब्याह कर ले और जहेज़ तक ना लो। नुसरत आरा ने शोर की बात सुनकर दिल में गुस्से से कहा था, खुश रहो मेरी बहन, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। रियाज मजीद बोलते हुए तशक्कुर से भरपूर चेहरा लिए मारे आबदिदा हो गए। सबा सारी सूरत हाल से दिल गिरफ्तार और मलूल थी। वो बहुत परेशान और खौफज़दा थी। जावेद इसे पसंद करता था, मगर करता वही था जो माँ कहती थी। नुसरत आरा के लालची रवैये और खुद गर्जाना सोच ने इसके प्यारे अबू जानी को मौत के मुंह में धकेल देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसी वजह से वो इनसे खौफज़दा और बदगुमान हो रही थी। सबा चंदा यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर सबके पास आकर बैठो ना। नाजिश भाभी ने इसे घर के छोटे लॉन में तनहा बैठते देखा तो इसके पास आकर प्यार से बोली। वो इसे अपनी बहन और बेटी की तरह समझती और अजीज़ थी। भाभी मुझे डर लग रहा है, वो सहमी हुई आवाज़ में बोली। डर किस बात से चंदा? जब ऐसे शादी से पुप्पो बहुत खुदगर्ज़ हैं, वो मुझे चैन से नहीं रहने देंगी। आपने देखा नहीं उन्होंने अबू जान का क्या हाल कर दिया है? बहनें कोई ऐसी होती हैं? सबा पुप्पो ने अबू जान से माफ़ी तो मांग ली है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। चलो अंदर आओ, यहाँ ठंड हो रही है। नाजिश प्यार से समझाती हुई इसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली तो खामोशी से उठकर इनके साथ अंदर चली गई। मैं मुतमिन नहीं हूँ रियाज साहब, मेरा दिल इस रिश्ते से खुश नहीं, अफसुदा है। रुकैया बानो ना चाहते हुए भी शोर के सामने अपनी कैफियत बयान कर दी। रियाज मजीद 4 दिन अस्पताल में रहने के बाद घर आ गए थे। अब इनकी तबीयत भी काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक वो आराम कर रहे थे और दवाएं बाकायदगी से ले रहे थे। रुकैया बेगम मेरी बेटी फूलों जैसी नरम नाजुक है, तकदीर बनाने वाला इसके नसीब में कांटे नहीं लिख सकता। अल्लाह पर भरोसा रखो, इसने यकीनन हमारी सबा के लिए बहुत खूबसूरत मुस्तकबिल लिखा होगा। रियाज मजीद ने नरमी से कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। रुकैया बानो ने दिल से दुआ की, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। रियाज मजीद ने यकीन से कहा तो वो भी कदरे मुतमिन होकर अपने काम में लग गई। और फिर मुकर्रर तरीक़ों सबा जावेद रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक हो गए। रियाज मजीद और फ़िरोज़ अली ने बहुत शान से रुखसत किया था। जहेज़ में भी सब कुछ दिया था सिवाय नए मॉडल की कार के। नुसरत आरा भी बहुत खुश नज़र आ रही थी। रशीद हाउस में सबा का इस्तकबाल भी खूब हुआ था और फिर भी डर रही थी। दुल्हन बनकर सबा और भी हसीन लग रही थी। गुलाबी माइल सफ़ेद रंगत, इसकी होंठों की बनावट ऐसी थी कि मुस्कुराए तो लगता था कि जैसे एक जहां मुस्कुरा रहा हो। स्याह आंखें जो जहानत और शरारत से भरी रहती थी, आजकल खौफ के साए इनमें लहरा रहे थे और आज ये हसीन दिल वाली लड़की जावेद की दुल्हन बन के इसके कमरे में मौजूद थी।
तुम बहुत हसीन हो सबा, मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा, मगर तुम्हें मेरी माँ को खुश रखना होगा। इन्हें कभी नाराज़ मत करना और ना ही इनकी हुक्मदुली करना। जो कहें वो तुम्हें करना है। तुम जानती हो कि हमारी शादी किन मराहिल से गुजर कर हो पाई है। जावेद इसके रूबरू बैठा कह रहा था। जी वो मुश्किल इतना ही कह सके, गाड़ी में मेरी खुशी नहीं थी और अब्बू की हैसियत नहीं थी, वरना अब्बू अस्पताल ना पहुंचते। अगर सब कुछ लड़की वालों ने ही देना होता है तो लड़की की मर्दानगी, इसकी ज़ोर बाजू की कमाई, इसकी खुददारी, इसकी इज़्ज़त नफ्स तो कुछ भी ना हुई ना। मर्द अपने ज़ोर बाजू से ही, अपनी मेहनत से कमाता ही अच्छा लगता है। सबा ने हिम्मत करके कह ही दिया था। जावेद चुप सा हो गया। फिर अंगूठी अपनी कोट की जेब में से निकालते उसकी हाथ की उंगली में पहनाने लगा। ये तुम्हारी रुनुमाई का तोहफ़ा है, बहुत अच्छा है। सबा ने शर्मीलेपन से मुस्कुराते हुए कहा। कौन तोहफ़ा या दूल्हा? जावेद ने शौक शरीर से नज़रों से इसे देखते हुए पूछा तो वो शर्मीलेपन से हंस पड़ी। शादी के 2 माह कैसे गुजरे सबा को पता नहीं चला। नुसरत आरा का रवैया कभी कभी इसके साथ अलग हो जाता था, कभी मगर रशीद अनवर की वजह से वो चुप हो जाती थी। जावेद को वो सिवाय रात को इसके कमरे में जाने नहीं देती थी। बाकी वक्त जब वो घर पर होता बहाने से अपने ही किसी काम में उलझाए रखती थी। जावेद का रवैया सबा के साथ ठीक था। वो इसके मासूम हुस्न का दीवाना था, मगर माँ के सामने मुहतार रहना पड़ता था। सबा इन दोनों के रवैयों को समझने की कोशिश में हलकान हुई जाती। फिर जिस रोज़ सबा को लेडी डॉक्टर ने माँ बनने की नवीज़ सुनाई तो सबा की खुशी दीदानी थी। इसे यकीन था कि अब नुसरत आरा का रवैया भी इसके साथ सही हो जाएगा, जिसका जिक्र इसने अपने घर वालों से अब तक नहीं किया था। जावेद चुप चुप सा था। सबा ने रात को इससे पूछा, जावेद आप खुश तो हैं ना? सबा, मुझे फ़िलहाल बच्चे नहीं चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहता हूँ। जावेद ने संजीदगी से जवाब दिया तो उसका दिल टूट कर रह गया। फिर भी वो इसे समझाने की गर्ज से बोली, बच्चों से तो ज़िंदगी मुकम्मल होती है, पुरलुत्फ़ और खूबसूरत होती होगी। अब मैं तुम्हें इस हालत में मोटरसाइकिल पर डॉक्टर के पास चक्कर लगवाता फिरूंगा। जानती हो कितनी एहतियात की ज़रूरत है। इस हालत में मोटरसाइकिल पर तो बार बार झटके लगते हैं, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। तुम्हारे अब्बू जान ने तो गाड़ी जहेज़ में नहीं दी। अब मुझे गाड़ी खरीदने दो ताकि मैं तुम्हें आराम से बाहर ले जा सकूं। बाद में करती रहना ये शौक़ पूरे। फ़िलहाल तो इस किस्से को पाक करो। जावेद ने संजीदा और तेज़ लहजे में कहा तो वह हैरत से और दुख से इसे देखने लगी। वो सिर्फ गाड़ी के लालच में इससे ये सब सुना रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो गुनाह है, कत्ल है, और इसमें मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो सकती है। लोग तो तरसते हैं औलाद के लिए, और मैं अपनी औलाद को अपनी तरह महरूमियत का शिकार नहीं बनाना चाहता। अपनी औलाद को हर आसाइश देना चाहता हूँ। ये घर मेरे नाम है, गोया तुम्हारे नाम है, और गाड़ी में आइंदा 2 साल में ख़रीदने के लिए काबिल हो जाऊँगा। इसके बाद तुम बच्चे पैदा कर लेना। उसकी बात काट कर गुस्से से बोला तो वो स्पार्ट लहजे में बोली, गाड़ी का बच्चों से क्या ताल्लुक़ है, और आपको बच्चे नहीं चाहिए थे तो पहले सोचना था। अब मैं ये रिस्क नहीं लूँगी। रिस्क तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। इस बच्चे को पैदा करना चाहती हो तो अपने बाप से कहो कि वो तुम्हें गाड़ी गिफ्ट कर दे। नाना बनने की खुशी में ही ये फरमाइश पूरी कर दें वो, वरना मैं इस बच्चे को नहीं पालूंगा। संभालती रहना खुद ही, वो बेरहमी से बोला। गोया नए मॉडल की कार की फरमाइश आप लोगों ने वक्ती तौर पर बुला दी थी। आप इस बहाने फिर से अपनी ख्वाहिश पूरी करने का मुतालबा करें, लेकिन मैं अब्बू से सिलसिले में कोई बात नहीं करूँगी। सबा ने दुखी होकर कहा। तो मैं भी तुमसे अब कोई बात नहीं करूँगा। यहाँ रहना है तो जैसा हम कहें वैसा तुम्हें करना होगा, वरना मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। तुम्हारे इस हुस्न को सारी ज़िंदगी गले का हार बनाकर नहीं रखना है, समझी तुम? जावेद ने सफ़ा को धीमी धमकी अमेज़ लहजे में कहा तो वो सहम कर रहेगी। जावेद, आप बाप बनने वाले हैं। मुझे बाप बनने का कोई शौक़ नहीं है। अपने बच्चे को लेकर जाना अपने बाप के घर। जावेद ने इसी लहजे में जवाब दिया तो आंसू टप टप करते इसकी आंखों से बहने लगे। वो इन माँ बेटी की मसनूई और बनावटी मोहब्बत और पनाहियत पर अपने नसीब पर दुखी होकर रो दी थी। रियाज मजीद और रुकैया बानो को सबा ने उम्मीद से होने की खबर दी तो खुश होकर मिठाई लेकर सबा के ससुराल मुबारकबाद देने चले आए। वो सबा को कुछ दिन के लिए अपने घर लेकर जाने का सोचकर भी आए थे। नुसरत बेगम, बहुत मुबारक हो, दादी बनने वाली हो। रियाज मजीद मुस्कुराते हुए मुबारकबाद दी और मिठाई के 2 किलो का डब्बा ने दिया। आपको भी मुबारक हो भैया, आप भी नाना नानी बनने वाले हैं। नुसरत आरा ने मिठाई का डब्बा लेकर मेज़ पर रखते हुए कहा, आमीन, अल्लाह खैर से हमें ये खुशी दिखाए। रुकैया बानो ने दिल से दुआ मांगी, आमीन। रियाज मजीद और रशीद अनवर ने एक साथ कहा। सबा इनके दरमियान खड़ी शर्मो हया से मुस्कुरा थी। नुसरत बहन और रशीद भाई, हम सबा को कुछ दिन के लिए अपने साथ घर ले जाएं। रुकैया बानो ने मुस्कुराते हुए दोनों को इजाज़त तलब नज़रों से देखते हुए पूछा। हाँ हाँ, ज़रूर ले जाएं। रशीद अनवर ने बाखुशी इजाज़त दे दी। जावेद बेटा, तुम्हें तो कोई इतराज़ नहीं है सबा के हमारे साथ जाने पर? रुकैया बानो ने दामाद का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा।
मुझे क्या एतराज़ हो सकता है मामी, मेरी तरफ से आप सबा को हमेशा के लिए अपने घर ले जाएं। जावेद ने बेमुरवती से जवाब दिया तो सबा का दिल डूबने लगा। रियाज मजीद और रुकैया बानो ने हैरत से देखा। जावेद, ये क्या मजाक है? रशीद अनवर ने इसे घूरा। भाई ले जाएं आप सबा को अपने साथ, जितने दिन चाहे सबा मेके में रहे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, मगर वापस छोड़ने आए तो सबा को गाड़ी में छोड़ कर जाइएगा। देखिए ना, ऐसी हालत में मोटरसाइकिल पर जाना बैठाना ख़तरे से खाली नहीं है। और हाँ, गाड़ी यहीं छोड़ जाइएगा। सबा को डॉक्टर के पास भी तो लाना ले जाना होगा, गाड़ी में आराम से जाया आया करेगी। नुसरत आना ने बड़ी खूबसूरती से अपनी गाड़ी देने की फरमाइश इन तक पहुंचाते हुए कहा तो सबा शर्मिंदा होकर नजरें चुरा गई। और रियाज मजीद और रुकैया बानो ने एक दूसरे को हैरत और बेबसी और दुख से देखा था। ठीक है फ़िरोज़ अपनी गाड़ी में सबा को छोड़ जाएगा। ठीक है फ़िरोज़ अपनी गाड़ी में सबा को छोड़ जाएगा और सबा को जब डॉक्टर के पास ले जाना हुआ करेगा तो आप हमें फ़ोन कर दीजिएगा। फ़िरोज़ जो गाड़ी लेकर आ जाएगा। रुकैया बानो ने कहा तो वो बेहिसी से बोली, हम दूसरों की गाड़ी के मोहताज बनकर क्यों रहें? सबा को अपने नए मॉडल की कार ख़रीद कर दें, इसी को आराम होगा। ले जाएं इसे अपने घर और वापस लाने से पहले गाड़ी ज़रूर ख़रीद लीजिएगा, वरना अपनी बेटी को भी अपने घर ही रखिएगा हमेशा के लिए। वैसे भी मेरे जावेद को अभी बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाने की ख्वाहिश नहीं है। जो बच्चा पैदा करने चली है वही से पालने के सब असबाब भी खुद करे तो अच्छा होगा। ये क्या बकवास है? नुसरत आरा रशीद अनवर गुस्से से बोले, आप बीच में मत बोलें। पहले भी मैंने आपकी वजह से गाड़ी की बात गोल कर दी थी, अब तो मैं गाड़ी के बगैर सबा को इस घर में घुसने भी नहीं दूंगी। नुसरत आरा ने डांट कर तेज़ लहजे में कहा, कैसी लालची औरत हो तुम? सबा तुम्हारी सगी भतीजी है, खून है तुम्हारा, तुम्हें रिश्तों का कोई एहसास और पास नहीं है। लोग सुनेंगे तो तू तू करेंगे तुम पर। रशीद अनवर ने गुस्से से ने देखते हुए कहा, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, एक ही बेटा है मेरा, मैं इसकी खुशी और अपने अरमान पूरे क्यों ना करूँ? अम्मी ठीक कह रही हैं। अबू जावेद ने भी माँ की हमायत में कहा, या अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी अमान में रखना, मेरी सबा अब तेरे हवाले है मालिक। रियाज मजीद दिल पर हाथ रखे शदीद तकलीफ़ का एहसास लिए अटक अटक कर बोले और वहीं ढेर हो गए। अबू सबा की चीख पूरे कमरे में गूंजी थी, बेहिस औरत मार दी अपने भाई को। रशीद अनवर ने रियाज मजीद की नब्ज़ और दिल की धड़कनें साकत महसूस करके गुस्से से नुसरत आरा को देखकर कहा, रुकैया बानो को तो जैसे सख्ता हो गया था। जावेद और नुसरत आरा कदरे शर्मिंदा से खड़े थे। रशीद अनवर ने फ़िरोज़ अली को फ़ोन करके सूरत हाल से आगाह किया, डॉक्टर को बुलाया, जिसने रियाज मजीद का हार्ट फेल हो जाने की तस्दीक कर दी। रियाज लाज में एक क़यामत बरपा थी। रुकैया बानो बड़ी मुश्किल से होश में आई थी और अपने सुहाग के उजड़ने का मातम करते हुए हर किसी को अश्कबार कर रही थी। सबा की हालत अलग हो रही थी, अलग गैर हो रही थी। फ़िरोज़ अली ख़ुद को बामुश्किल संभाल पा रहे थे। नाज़िश और इनके वालिदैन इन्हें तसल्ली दिलासे देने में ख़ुद भी हलकान हो रहे थे। नुसरत आरा दुनिया दिखावे को जनाजे का मैयत का आखिरी दीदार करने आ तो गई थी, लेकिन सभी ने इन्हें नफ़रत भरी नज़रों से देखकर मुँह फेर लिया था। जनाजा उठते ही नुसरत आरा भी उठकर अपने घर चली गई थी। फ़िरोज़ अली तो जावेद की सूरत देखने की भी रवादार नहीं थे। इसके लालच और खुद गर्जी ने इनके बाप को मौत के मुँह में धकेल दिया था, वो इसे कभी माफ़ नहीं कर सकते थे। रियाज मजीद का चेलम भी हो गया था। सबा अभी तक मेके में थी। चेलम के अगले रोज़ रशीद अनवर और जावेद सबा को लेने के लिए आए तो फ़िरोज़ अली ने इससे इनके साथ भेजने से साफ इनकार दिया। मेरी बहन आपके लालची और ख़ुद गर्ज बेटे के घर रहने नहीं जाएगी, और जावेद को तो ना बीवी की चाय और ना बच्चे की, और गाड़ी हम दे नहीं सकते, तो फिर ये किसके लिए लेने आया है सबा को? मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ फ़िरोज़ भाई, आप मुझे एक मौका दे दें, आइंदा आपको या सबा को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। जावेद ने नदामत भरे लहजे में कहा। अब वो वाकई शर्मसार था या बन रहा था, फ़िरोज़ को एतबार नहीं था इस पर। तुमने और पुप्पो ने मेरे बाप को कब्र में पहुंचा दिया, अब मेरी बहन को मरना चाहते हो? वो फूलों जैसी नाजुक लड़की, तुम माँ बेटे के जुल्म बर्दाश्त करती रही, हमसे एक लफ्ज़ नहीं कहा, फिर अब तुम फिर इसे टॉर्चर करने के लिए ले जाना चाहते हो, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फ़िरोज़ अली ने गुस्से से कहा, फ़िरोज़ बेटा, ये वाकई अपने रवैये पर नादम है। बेटा, मेरी ज़मानत पर इसे एक मौका दे दो। भाभी जी, आप ही कुछ समझाए ना फ़िरोज़ मियाँ को, ये रिश्ते इतने नाजुक तो नहीं है कि ज़रा सी ठेस पहुँचे पर टूट जाए। रशीद अनवर ने फ़िरोज़ अली रुकैया बेगम को देखते हुए कहा, ज़रा सी ठेस? फूफा जान, मेरे बाप की मौत वाक़ई हुई, आपके बेटे और बीवी की बेहिसी की दौलत आप इससे ज़रा सी ठेस कह रहे हैं? मैं और मेरी बहन यतीम हो गए, हमारी माँ बेवा होगी, और आप कह रहे हैं कि ज़रा सी ठेस? फ़िरोज़ अली गुस्से और तल्खी से तेज़ लहजे में बोले तो वो शर्म से ज़मीन में गड़ गए। मैंने कहा ना, मैं शर्मिंदा हूँ, आप प्लीज़ सबा को मेरे साथ भेज दें। जावेद ने हिम्मत करके कहा। हरगिज़ नहीं। फ़िरोज़ अली गुस्से से बोले। फ़िरोज़ बेटा, बस अब मुझे बात करने दो। रुकैया बानो ने
इन्हें देखते हुए कहा, अम्मी बस बेटा सबा से को अपना सामान पैक कर ले, ये अपने रवैये पर नादम है तो हमें भी बात नहीं बढ़ानी चाहिए। और फिर हम बेटी वाले हैं, बेटी वालों को तो बहुत सी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती है। हमारी बेटी माँ बनने वाली से टेंशन की ज़रूरत नहीं है, तवज्जो आराम और सुकून की ज़रूरत है, जो इससे शौक़ के घर में ही मिल सकता है। और जावेद मियाँ, आपको अगर बच्चा नहीं चाहिए ना तो मुझे दे दीजिएगा, मैं पाल लूँगी अपनी बेटी का बच्चा। रुकैया बानो ने फ़िरोज़ अली से बात करने के बाद जावेद को मुखातिब करके कहा, मामी मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अपने बच्चे की हर जिम्मेदारी बाखुशी पूरी करूँगा, आपको शिकायत नहीं होगी। जावेद ने यकीन दिलाना चाहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती हूँ, सबा को भेज देती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, नुसरत आरा से कहना कि मैं शोहर की मौत का गम तो झेल ही रही हूँ, मगर अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो इसके लिए मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। रुकैया बानो ने संजीदगी से कहा तो वह सर हिलाकर रह गया। और यूं सबा फिर से रशीद हाउस आ गई। नुसरत आरा इसे देखते ही तंज़िया लहजे में कहा, आ गई बहू रानी। अरे मुझे तो पूरा यकीन था कि रुकैया बानो बेटी को ससुराल भेजने के लिए बेचैन होगी, तुम गए इनकी लाडली को लेने और उन्होंने फ़ौरन साथ भेज दिया। ज़ाहिर है शादीशुदा बेटी को मेके को कौन बैठाना चाहता है। तलाक का खौफ हर जुल्म और सितम भुला देता है और बेटी घर वालों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। और फिर सबा तो माँ बनने वाली है, इससे इसके मेके वाले क्यों रखने लगे अपने पास। अम्मी प्लीज़ बस करें, मामू की मौत से ही कुछ सबक सीख लें, जावेद गुस्से से कहा। तो रशीद अनवर ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ को तो मेरी और तुम्हारी मौत ही सबक सिखाएगी। अल्लाह ना करे कैसी मनहूस बात कही है तुमने। नुसरत आरा ने डर कर कहा। तो तंज से मुस्कुराकर बोले, अपने पर बात आई तो मनहूस लगी है ना, ज़रा रुकैया भाभी के गम को महसूस करो, फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा कि मौत का गम क्या होता है। अच्छा, बड़ी हमदर्दी हो रही है रुकैया भाभी से, तो जाओ इनकी इद्दत पूरी होती इनके साथ अपने 2 बोल पढ़वा लो। नुसरत आरा ने तलखी से कहा। तो सबा और जावेद शर्म से गुस्से से सुरख होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। ला हौल वला कुव्वता। रशीद अनवर ने गुस्से से कहा और घर से बाहर निकल गए। जावेद का रवैया तो सबा के साथ अब ठीक हो गया था, मगर नुसरत आरा हर वक्त इसे डांटती ताने देती रहती थी। वो घर के काम भी करती थी, इन्हें खुशी रखने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, मगर वो खुश होने वाली नहीं थी। सबा हर वक्त डरी सहमी सी रहती थी। जब ये सुबह का गया शाम को घर लौटा था और नुसरत आरा से सबा के खिलाफ भड़काती रहती थी। वो खामोशी से इनकी जली गुटी बातें सुन लेता था। कमरे में आकर सबा से कुछ नहीं कहता था, बस इसकी तबीयत का पूछकर कपड़े बदलता सोने के लिए लेट जाता। अजीब सी दूरियां इनके बीच हाइल थी। नुसरत आरा इन दोनों के बीच दीवार बनकर रह खड़ी थी। जावेद सबा को उसके मेके और चेकअप के लिए डॉक्टर के पास बाकायदगी से ले जा रहा था। डिलीवरी से 1 माह पहले सबा को वो उसके मेके छोड़ गया, क्योंकि नुसरत आरा का रवैया सबा के साथ दिन ब दिन तलख होता जा रहा था। वो उनकी खिदमत कर कर के कमज़ोर हो गई थी। वो फिर भी इससे खुश नहीं थी। मेके जाते वक्त नुसरत आरा ने सबा से कह दिया था कि बेटा पैदा हुआ तो इसे घर में क़दम रखना, वरना वहीं रहना अपने मेके। तलाक के कागज़ात तुम्हें मिल जाएंगे। और सबा ने परेशान होकर जावेद को देखा था। तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, इत्मीनान से मेके जाओ। जावेद इनका हाथ थाम कर नरमी से दबाते हुए तसल्ली दी तो वो कुछ मुतमिन हो गई। फिर वो दिन भी आ गया जब इसने एक नई ज़िंदगी जन्म दी थी। वो एक खूबसूरत सेहतमंद बेटे की माँ बनकर बहुत खुश थी। नुसरत आरा अब इसे अपने घर आने से नहीं रोक सकेगी। इसके मेके वाले सभी बहुत खुश थे। जावेद भी खुश था, बार बार बच्चे को प्यार करता रहा था। नुसरत आरा और रशीद अनवर भी सप्ताह आए थे अपने पोते को देखने। नुसरत आरा ने पोते को प्यार दिया और 500 का नोट इसकी हाथ की मुट्ठी में दबा दिया। छिला नहा कर घर आओ तो सारी सास नंदों ने एक एक सोने का सेट लाना मत भूलना। मेरे लिए 2 कड़े और 3 जोड़े कपड़ों के लाजमी होने चाहिए। नंदों के शोहर और बच्चों के कपड़े अलहदा होंगे। अपने ससुर के लिए भी सूट और चादर लाना। और हाँ, जावेद को सोने की अंगूठी के साथ 5 जोड़े कपड़ों के और जूते वगैरह भी होने चाहिए। सुन रही हो ना बहू रानी? नुसरत आरा ने सबा को देखते हुए कहा। जी। वो बेचारी हैरान और परेशान इनकी सूरत देखते हुए बोली। तो जावेद ने सबा की परेशानी भांप कर इनसे कहा, अम्मी क्या हो गया है आपको? सबा दोबारा जहेज़ लेकर ससुराल जाएगी? इतना बहुत कुछ तो मामू ने पहले ही दे दिया है, अब सबा कुछ नहीं लाएगी मेके से। बरखुदा ये पुरानी रस्म रिवाज हैं, सब देते हैं अपनी बेटी को चौचक के नाम से। तुम्हारी बीवी कोई नया काम नहीं करेगी। आखिर मुझे ख़ानदान और बेटियों के ससुराल में भी मुंह दिखाना है। वो लोग क्या कहेंगे कि बहू रानी चौचक के नाम पर बच्चे की 4 बचौनियाँ और 6 लंगोट लेकर आई है, और बस मुझे अपनी नाक नहीं कटवानी समझे तुम? नुसरत आरा ने स्पार्ट लहजे में कहा। आप अगर इतनी ही नाक वाली होती ना तो ये सब ना मांगती। जावेद ने तलखी से कहा, ए लो तुम्हें भी ज़बान लग गई है। बीवी ने माँ के खिलाफ कान भर दिए ना, आखिर बन गए ना जोरों के गुलाम। मगर कान खोल कर सुन लो, अब की बार मैं कोई रायत नहीं करूँगी।
मेरी बला से कोई मरे या जिए, मुझे इस बार तुम तमाम चीज़ें चाहिए, ये तो पुरानी रस्में हैं। नुसरत ने बेटे को घूरते हुए अटल लहजे में कहा। नाजिश भाभी खामोशी से बैठी इनकी बातें सुन रही थी और इनकी अकल और हवास पर मातम करी थी। इन्हें अफसोस हो रहा था कि सबा जैसी प्यारी लड़की ना कदरे और लालची रिश्तेदारों में ब्याह दी गई और मुसीबत में मुबतला होकर रह गई है। सब खुद साख्ता और फजूल रस्में हैं। ये नुसरत, क्यों तुम सबा को परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती हो? चैन से जी लेने दो इस मासूम बच्ची को। रशीद अनवर ने इसे तासुब से देखते हुए कहा, आपको तो मौका चाहिए अपनी तकरीर झाड़ने का। मैंने जो कहना था कह दिया, चले यहाँ से बहू के हमायती। नुसरत ने गुस्से से उठते हुए कहा तो वो भी उठकर इनके साथ ही कमरे से बाहर चले गए। 2 दिन बाद सबा अस्पताल से रियाज लाज आ गए। महविश और महरोज नन्हे से सुर्ख सफ़ेद गुबलू से बच्चे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। रशीद अनवर ने इस बच्चे का नाम दानियाल तजवीज़ किया था, जो सब ने बाखुशी कबूल कर लिया था। नुसरत रियाज मजीद की मौत के बाद से अब तक रियाज लाज नहीं आई थी। रुकैया बेगम इसी बात में खुश थी कि तमाम ने इनकी बेटी के साथ अपना रवैया सलूक बेहतर कर लिया था। सबा, मेरी तरफ से ये तोहफ़ा कबूल करो। दानियाल की पैदाइश की खुशी में मैंने रशीद हाउस जो कि अब्बू ने मेरे नाम पर कर दिया था, अब मैंने तुम्हारे नाम कानूनी तौर पर कर दिया। अब वो घर तुम्हारा है, तुम्हें वहाँ से कोई नहीं निकाल सकेगा। जवेद ने इसे एक बड़ा खाकी लिफाफा देते हुए नरमी से कहा, घर आपके नाम हो या मेरे नाम, बात तो एक ही थी ना, फिर आपने बाकायदा मेरे नाम क्यों लिख दिया? सबा ने हैरत मसरत से इसका चेहरा देते हुए कहा, बस मेरा दिल चाहा मैंने ऐसा कर दिया। सबा, मैं जानता और मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, बहुत ज़्यादती की है तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई सुख कोई खुशी नहीं दे सका। इसके लिए मैं तुमसे शर्मिंदा भी हूँ और तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद तुम्हें मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। मैं तुमसे की गई हर ज़्यादती का ज़ाला करूँगा इंशाल्लाह। जवेद ने इसका हाथ थाम कर खलूस दिल से कहा तो वो खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू जवेद। जवेद, आप दानियल की पैदाइश पर खुश है ना? मेरा मतलब है आपको बच्चों की ख्वाहिश नहीं थी ना? यार मुझे शर्मिंदा मत करो, वो तो मैं अम्मी की बातों में आ गया था, वरना बाप बनना तो खुशकिस्मती की बात है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ सबा, जवेद ने दिल से इकरार किया था। अल्लाह का शुक्र है, वो हल्की फुल्की होकर मुस्कुरा दी। अच्छा, शाम को तैयार रहना, मैं एक दोस्त की गाड़ी लाऊंगा, फिर आपको और अपने बेटे को रुखसत करा के घर ले जाऊंगा। 2.5 माह से मेरा बेडरूम तुम्हारे दीदार को तरस रहा है, तुम्हारी कमी महसूस होती है, दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। अब वो इसे चाह से देखते हुए बोला, वाकई यकीन करो सबा, अब की बार तुम्हारे सारे खदशे और खौफ ख़त्म कर दूंगा। बस मुझे ये यकीन दिला दो कि तुमने मुझे मेरी हर ज़्यादती, हर बेरुखी और बेहिसी के लिए माफ़ कर दिया है। जवेद इसका हाथ थामते हुए बोला, यकीन कीजिए जवेद, मैंने आपको माफ़ कर दिया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सबा ने इनके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, थैंक यू सबा, मैं शाम को आऊँगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जवेद दानियाल को प्यार करने के बाद वहाँ से चला गया। सबा खुशी से खिल सी गई थी और शाम तक का इंतज़ार अब इसे तवील लग रहा था कि पहली बार इसके शोहर ने इससे अपनी मोहब्बत और अपनी ज़िंदगी में इसकी अहमियत का साथ दिलाया था। अपना कुल असासा, अपना 10 मरले का मकान तक इसके नाम लिखकर गिफ्ट कर दिया था। इसे ज़िंदगी आसान होती महसूस हो रही थी। अभी शाम होने में काफ़ी वक्त और शाम से पहले ही इसकी खुशियों की शाम हो गई थी। जवेद की मौत की इत्तला इसके असाब शल करके रख दिए थे। इसका बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था। इसकी मोटरसाइकिल को एक ट्रक की टक्कर ने बहुत दूर तक उछाला था और जवेद ज़ख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही जाँ बाग हो गया था। सबा इस खबर को सबा ने अंदर तक हिला कर रख दिया था। प्यार का रिश्ता अभी जवेद से जुड़ने भी न पाया था कि वो अपने तमाम वादों और मोहब्बतों समेत मन्नो मिट्टी तले जा सोया था। सबा जानती थी कि इसे माँ की तरबियत और आदत ने मनफी सोच और रवैये का मालिक बना दिया था, मगर अब तो वो इसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा था। अपनी ज़्यादतियों की माफ़ी मांग कर कैसे पुरसकून से दुनिया से पर्दा कर गया था। रुकैया बानो अकलौती जवान बेटी की बेवगी से टूटकर रह गई थी। नुसरत आरा और रशीद अनवर का बहुत बुरा हाल था। जवेद की बहनें इकलौते भाई की मौत पर तड़प तड़प कर रो रही थी। सबा रशीद हाउस पहुंची तो नुसरत आरा ने इससे कोसने देने शुरू कर दी। आगी डाइन मेरे बेटे को खा गई, हाय मेरा लाल, मेरा इकलौता बेटा मेरा जावेद इस मनहूस की नहुसत की नज़र हो गया। अब तू यहाँ के लेने आई है, दफ़ा हो जा, यहाँ से मर गया है वो जिसके नाम से जुड़ के तू इस घर में आई थी, दफ़ा हो यहाँ से डाइन, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, ये मेरा घर है। सबा ने रोते हुए जवाब दिया। ख़ानदान भर की औरतें से गले लगाकर तसल्ली दिलासा देने लगी। नुसरत आरा को समझाने लगी, जो पागलों की तरह अपने बाल नोच रही थी, रो रही थी। जब ये चला गया था हमेशा के लिए इसे अपने 1.5 माह के बच्चे के साथ तड़पता छोड़ गया था। रात को सबा अपने और जवेद के मुश्तरका बेडरूम में चली जाने लगी तो नुसरत आरा ने इसका बाजू पकड़कर ज़ोर से खींचा, पड़े धकेल दिया। तू यहाँ क्या कर रही है मनहूस? ये मेरे बेटे का कमरा है, कोई हक नहीं है तेरा इस कमरे पर।
क्यों हक नहीं है मेरा इस कमरे पर? मैं जावेद की बेवा हूँ, मेरा इस कमरे में नहीं इस घर पर भी पूरा हक है पुप्पो। वो रोती हुई बोली। तो रशीद अनवर ने नुसरत आरा के पास आकर दिलगीर लहजे में कहा, सबा ठीक कह रही है नुसरत बेगम, इस घर पर इसका पूरा हक है। जावेद की जायदाद ये घर ही और ये जावेद की बेवा का हक है। घर नहीं, कुछ नहीं दूंगी मैं इसे, इससे कहो यहाँ से चली जाए, ये मेरे इकलौते बेटे की मौत की जिम्मेदार है। नुसरत आरा ने रोते चीखते हजानी अंदाज में कहा, अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो नुसरत बेगम। तुमने जो कुछ अपने भाई और भतीजी के साथ किया ना, तुम्हारा वही किया धरा तुम्हारे सामने आया है। मेरा इकलौता बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा बाजू, मेरा सहारा, तुम्हारी लालची तबीयत और खुद गर्जी बेहिस्सी सफाकी की वजह से आज मुझसे जुदा हुआ है। तुमने कुदरत के गज़ब को खुद दावत दी है। तुम हो अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार, तुम कातिल हो सबा के, सुहाग के और दानियाल के बाप के। सुना तुमने? रशीद अनवर ने रोते हुए गुस्से से लड़ते लहजे में कहा और वहाँ से चले कि नुसरत आरा और दानियाल के नाम पर चूंक सी गई और सबा पर झपट पड़ी। दानियाल, दानियाल, मेरे जावेद का बेटा कहाँ है? दानियाल बोलो, मेरे जावेद का बेटा मुझे वापस करो। वो मेरा बेटा है, एक डायन का बेटा, एक मनहूस का बच्चा। आप इसे लेकर क्या करेंगी? मैं अपना बच्चा आपको नहीं दूंगी, सबा ने रोते हुए कहा। रुकैया बानो इसे नुसरत आरा के शिकंजे से छुड़ा कर ले गई जावेद के बेडरूम में और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। दानियाल रियाज लाज में ही था। नाजिश भाभी वापस चली गई तो वही से संभालने का यकीन दिला गई थी। यहाँ गमजदा और जहराना माहौल में सबा दानियाल को संभाल भी नहीं सकती थी। सबा बेटा, मुझे नहीं लगता कि नुसरत तुम्हें यहाँ ज़्यादा दिन टिकने देगी, ये तो तुम्हें इद्दत भी पूरी नहीं करने देगी। तुम यहाँ से अपना ज़रूरी समाज समेट लो, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। रुकैया बानो ने पुरगम लहजे में कहा तो रोते हुए पूछने लगी, अम्मी जावेद ने मुझे ये घर गिफ्ट किया था, क्या मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ? तुम नहीं छोड़ोगी तो नुसरत आरा तुम्हें छोड़ने पे मजबूर कर देगी। वो तो तुम्हें अभी घर से निकाल रही थी। सबने नुसरत आरा का तुम्हारे साथ सलूक देख ही लिया है, बस कल वापस चलना, मैं तुम्हें मज़ीद से जहन्नुम में नहीं रहने दूंगी। रुकैया बानो ने इसे अपने सीने से लगा कर कहा तो वो बिलक बिलक कर रोने लगी, मगर नुसरत आरा के बहन और सबा को कोसने अभी जारी थे। बिल आखिर रुकैया बानो का ज़ब्त और सब्र जवाब देगी और गुस्से से गोया हुई, नुसरत आरा बस करो, तुम्हें किए की सज़ा तुम्हारे बेटे को मिली है। मेरी बेटी भरी जवानी में बेवा हो गई, नवासा यतीम हो गया। तुम्हें कोई परवाह नहीं थी ना कि कोई जिए या मरे? अब तो किसके लिए बयान कर रही हो, क्यों आंसू बहा रही हो? मेरा और मेरी बेटी का सुहाग उजाड़ कर भी तुम्हारे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी? बहुत लालच किया था ना तुमने, गाड़ी चाहिए थी ना तुम्हें, जिसकी खातिर तुमने मेरी मासूम बेटी का जीना हराम कर दिया था। देख लिया अपनी बेहिस्सी का नतीजा। तुम्हें गाड़ी तो फिर भी ना मिल सकी, लेकिन तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी की गाड़ी हमेशा के लिए रुक गई है, बंद हो गई है, और यही सज़ा तुम्हारी है कि अब तुम सारी ज़िंदगी अपने इकलौते बेटे की अब्दी जुदाई के गम में मातम करती रहोगी। मर गया है जब जावेद, अब कैसे करोगी इसकी दूसरी शादी ऐसी लड़की से जो कार कोठी जहेज लेकर आएगी? बोलो किसके सर पर सहरा सजाओगी? मर गया वो प्यारा सा बच्चा जिसकी जिसकी तुमने कदर नहीं की। बकवास बंद करो। नुसरत आरा गुस्से से चिल्लाई, निकल जाओ मेरे घर से, ले जाओ अपनी इस मनहूस बेटी को मेरे घर से। मैं अपने पोते को खुद आकर छीन लूँगी, नहीं रहने दूंगी तुम्हारे साथ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नुसरत आरा ने सबा को बाकायदा दिखे देकर दरवाजे की जानिब धकेला था। वो गिरते गिरते बची थी। रशीद अनवर ने इसे संभाल लिया था। फूफा जान, सबा इनके सीने से लिपट कर रो पड़ी। सबा बेटी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें इस घर में वो मोहब्बत और इज़्ज़त नहीं दिलवा सका जो तुम्हारा हक थी। तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, ये औरत अपने हवास में नहीं है, ये तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। बच्चा भी तुम्हारे लिए तड़प रहा होगा। दानियाल को तुम्हारी अशद ज़रूरत है, तुम जाओ इसके पास। मैं तुम्हारी फूफो को समझाने की कोशिश करूँगा, बस हौसला रखो। तो तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो, रशीद अनवर ने भीगती आवाज़ में कहा, इसके सर पर हाथ फेरते हुए नरमी से इसे खुद से अलहदा करके इसके आंसू साफ किए। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है रशीद अनवर, मैं इस मनहूस को अपने घर में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। नुसरत आरा ने इनकी बातें सुनकर गुस्से से हाँफते हुए कहा, मत करे बर्दाश्त, हमारे घर में सबा के लिए बहुत जगह है, हम पे ना ये भारी है ना इसका बेटा। चलो सबा, लानत भेजो इस घर पर। फिरोज़ अली ने गुस्से से इन्हें देखते हुए कहा और सबा का हाथ पकड़ लिया। भाईजान, ये घर जावेद ने मुझे गिफ्ट किया था, मेरे नाम लिख दिया था, सबा ने रोते रोते बताया। तो नुसरत आरा को बड़े ज़ोर का झटका लगा। क्या कहा? ये घर जावेद ने तुम्हारे नाम लिख दिया था? झूठी मकार, शोहर के मरती इसकी जायदाद पर काबज़ हो गई है, मैं तुझे रहने नहीं दूंगी, तो ये घर तेरा रहेगा ना? नुसरत आरा ने सबा पर 2 थप्पड़ मारते हुए गुस्से से कहा, शोहर की जायदाद पर बीवी का ही हक होता है, और जावेद ने तो अपनी ज़िंदगी में ही ये घर अपनी बीवी के नाम लिख दिया था। सबा चाहे तो आपको खड़े खड़े इस घर से बेदखल कर सकती है। आप क्या सबा को इस घर से निकालेंगे? सबा को कानूनी इख्तियार हासिल है, इस घर की मलकियत के कागजात सबा के पास मौजूद है। ना तो आप सबा से ये घर इस तरह चीख चलाकर, ताने और इल्ज़ाम लगाकर छीन सकती है, और ना ही इसका बेटा इससे छीनने का
कानूनी हक आपको मिल सकता है, इतने बड़े सानिए से भी आपको सबक नहीं मिला, तो आप क्या चाहती हैं? इस घर की कानूनी वारिस सबा जावेद आपको इस घर से निकल जाने का हुक्म दे दे। ज़रा सोचिए फूफो जान, अगर ऐसा हो जाए तो आप कहाँ जाएंगी? फिरोज़ अली ने संजीदा सपाट और तेज़ लहजे में कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नुसरत आरा ने सटपटा कर कहा, नहीं मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूँ, मगर शायद आपकी आंखों पर पट्टी बंदी है, जो अपनी असली शक्ल आपको इस आईने में नज़र नहीं आ रही। चलो सबा, अपना सामान उठा। फिरोज़ अली ने जवाब दिया और सबा का हाथ पकड़कर रुकैया बानो का साथ लेकर वहाँ से चले गए और नुसरत आरा हक्का बक्का खड़ी रह गई। अब तो समझ जाओ, सुधर जाओ नुसरत आरा बेगम। रशीद अनवर की आवाज़ें किस समात में गूंजी। अम्मी सही तो कह रहे थे, मामी लोग क्या मिला आपको? लालच करके सबा और मामू जान पर जुल्म करके अपना इकलौता जवान बेटा गवा दिया हमेशा के लिए। नुसरत आरा की बड़ी बेटी अस्मत आरा ने रोते हुए कहा, अम्मी सबा को दुखी करके आपने सारी ज़िंदगी के लिए अपना दामन दुखों से भर लिया है। ख़त्म कर दिया अब ये नफ़रत और लालच का खेल जिसमें आपका बेटा अपनी ज़िंदगी हार गया है। सबा से माफ़ी मांग ली। अगर इसने सचमुच आप को इस घर से निकल जाने का अदालती नोटिस भिजवा दिया तो फिर आप क्या करेंगी? कहाँ जाएंगी? छोटी बेटी रिफत आरा ने संजीदगी और रंजीदगी से समझाते हुए सवाल किया तो वो गुमसुम सी, हैरान और परेशान कदरे पशेमान से इन सब के चेहरों को तकती हुई अपने कमरे में चली गई। सबा को सब घर वालों ने अपनी मोहब्बत, अपने साथ का यकीन दिलाकर काफ़ी हद तक संभाल लिया था। ख़ानदान और महल्ले वालियाँ सबा से शोहर की मौत पर ताज़ियत करने के लिए आई तो उसे तरस खाती और रहम भरी नज़रों से देखती, और कुछ तो सारे हालात जानते हुए भी सबा को मनहूस कहने से भी ना झिझकी। नुसरत आरा की बहन सतूत आरा ने सबके सामने कहा था, सबा तो है ही मनहूस, पहले माँ का सुहाग उजाड़ दिया, फिर अपना सुहाग मौत की वादी में धकेल दिया। उम्र देखो इसकी, और इसकी नहुसत देखो कितनी ज़्यादा है। तौबा तौबा। नुसरत का तो एक ही बेटा था, इसे भी इस लड़की की नुसरत खा गई। और सबा अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोई थी। फिर रुकैया बानो ने, नाजिश भाभी और फिरोज़ अली ने इसे बहुत मोहब्बत से समझा कर संभाल लिया था और इसने भी गम और आंसू की चादर उतार फेंकने का फ़ैसला कर लिया था। अपने बेटे दानियाल के लिए इसने खुद को मजबूत बना लिया और अपनी तालीम जारी रखने का फ़ैसला कर लिया था। फिरोज़ अली ने इसे यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए मादा देखकर इसकी बहुत हौसला अफजाई की और वो इसे फिर से ज़िंदगी की जानिब लाना चाहते थे। इन्हें एहसास था कि इन सब ने कम उम्री में इसकी शादी करके वो भी नुसरत आरा के मिजाज को जानने के बावजूद इस पर बहुत जुल्म किया था और अब वो इस ज़्यादती, इस जुल्म और ज़िद भरे फैसले की तलाफ़ी करना चाहते थे। रुकैया बानो ने दानियाल को संभाल लिया था। इनका भी दिल बहल गया था। इनके काम करते, इसकी शर्तें देखते वो अपना गम भूल जाती थी, लेकिन सबा के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद रहती थी। वो अपनी ज़िंदगी में इसका घर बसते हुए देखना चाहती थी। जबकि सबा ने अब शादी ना करने का ऐलान कर दिया था, वो एक तजर्बे से ही बहुत हरासा और परेशान हो चुकी थी। इसने MSc केमिस्ट्री में दाखिला ले लिया था। BSc में इसने साइंस ग्रुप में टॉप किया था। इसके साथ तवज्जो अपनी पढ़ाई और दानियाल की जानिब हो गई थी। सबा के लिए कई रिश्ते आए हुए थे। एक तो बच्चे वाला था, वो 2 कवारे थे, अच्छी जॉब कर रहे थे। सबा को बच्चे के बगैर कबूल करने पर आमादा थी। इनकी शर्त यही थी कि सबा का बच्चा इसके मेके में रहेगा। एक ने सबा को बच्चे समेत कबूल करने की यकीन दहानी कराई थी। अच्छा अमीर शख्स था, रियाज मजीद के दोस्त का भतीजा था। उम्र में सबा से 13 बरस बड़ा था। रुकैया बानो इस रिश्ते को सबा के लिए मुनासिब ख्याल कर रही थी और कबूल करना चाहती थी, लेकिन सबा ने शादी करने से इनकार कर दिया। अम्मी मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे इस शख्स पर एतबार नहीं, मैं अपने बेटे को सौतेले बाप के जुल्म का शिकार नहीं होने देना चाहती। और इसे जानता कौन है? जिन्हें जानते थे उन्होंने तो बहुत अच्छा सलूक किया था ना मेरे साथ, जो आप मुझे अनजान लोगों में बहाना चाहती हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, तालीम मुकम्मल करने के बाद जॉब करूँगी, आप पर या भाईजान पर बोझ नहीं बनूँगी। सबा ने संजीदगी से कहा, कैसी बातें कर रही हो सबा? तुम हमारी बहन बेटी हो, बोझ नहीं हो हम पर। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, तुम्हारे बच्चे के अखराजात उठाने की सलाहियत और अहलियत रखता है। दोबारा ऐसी बात मत कहना। फिरोज़ अली ने बेकरार होकर कहा, सॉरी भाईजान, इट्स ओके, तुम दिल लगा कर पढ़ो, जॉब करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बस तुम खुश रहा करो, मेरे लिए तुम्हारी खुशी बहुत है। मैं शादी किस्मत में होगी तो अपने वक्त पर दोबारा हो जाएगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे ज़ख्म अभी हरे, इसलिए इस मौजू को छेड़ना मुनासिब नहीं। तुम्हारी शादी अब तुम्हारी मर्ज़ी से होगी। तुम्हें जो प्रपोज़ल मुनासिब लगे, जिससे तुम्हारा दिल मुतमिन हो, हमें बता देना, फिर हम अच्छी तरह देखभाल के बाद कोई फ़ैसला करेंगे, ठीक है ना? फिरोज़ अली ने इसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखकर कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। वो यूनिवर्सिटी से घर लौटी तो दानियाल को साबे मामूल अपना मुंतज़िर पाया। वो 7 माह का हो गया था। सबा इसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। डोर बेल बजी तो वो दानियाल को उठाए हुए ही गेट तक आ गई। कौन है? जी मैं फ़िरोज़ साहब से मिलना चाहता हूँ। बाहर से एक मर्दाना आवाज़ आई। सबा ने दूरबीन से
देखा और गेट का छोटा दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम। सबा ने अपने सामने ऊंचे लंबे खुली खुली गंदमी रंगत वाले सियाह आंखों में जहानत की चमक लिए क्लीन शेव खूबरू शख्स को हैरानगी से देखते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम, मैं एहसन कमाल हूँ, 5 साल बाद लंदन से लौटा हूँ, फ़िरोज़ का दोस्त हूँ, क्या इनसे मुलाकात हो सकती है? एहसन कमाल ने इसकी हुस्न चेहरे को हसीन चेहरे को और इसकी बाहों में हमते प्यारे से दानियाल को देखते अपना तारुफ कराया। जी भाईजान, अक्सर आपका जिक्र करते हैं, तशरीफ़ लाइए। सबा ने संजीदा मगर अपने नरम धीमे लहजे में कहा तो अंदर दाखिल हो गए। शुक्रिया। सबा आगे बढ़ी तो उन्होंने पूछा, आप सबा है ना, फ़िरोज़ की बहन? जी हाँ। सबा ने रुककर इनकी तरफ देखा और ये प्यारा सा बच्चा यकीनन फ़िरोज़ का बेटा है। वो दानियाल को प्यार करते हुए बोले, जो इन्हें देखकर हंस रहा था। बहुत ही खुश मिजाज बच्चा था। वो अजनबी को देखकर रोने की बजाय हंसने मुस्कुराने लगता था और इसकी मासूमियत मुस्कुराहट हंसी दिल को मोह लेती थी। ऐसा कमाल को भी दानियाल पर बेख्तियार प्यार आ रहा था। जी नहीं, ये इनका भांजा है, सबा ने बताया। ओ आई सी। ऐसा कमाल को हैत का झटका लगा था। सबा तो इन्हें बहुत गुड़िया सी छोटी सी लड़की दिखाई दे रही थी और इन्हें ये भी मालूम था कि फ़िरोज़ अली की सिर्फ एक ही बहन है। बचपन में कभी सबा को देखा था और वो बहुत ही मासूम सी गुड़िया जैसी थी। तब भी आप मैरिड हैं? जी मैं बेवा हूँ, दानियाल मेरा बेटा है। ओ माय गॉड। एहसन कमाल बहुत दुख से बोले, बहुत दुख हुआ है मुझे सुनकर। आप ड्राइंग रूम में बैठे, मैं भाईजान को भेजती हूँ। वो इन्हें ड्राइंग रूम तक लाते हुए बोली तो उन्होंने मुस्कुराकर इस बात में सर लाया। दानियाल बेटा आओ मेरे पास। एहसन कमाल ने दानियाल की तरफ हाथ बढ़ाया तो हंसता मुस्कुराता फ़ौरन इनकी बाहों की तरफ लपक गया। बहुत प्यारा बेटा है। एहसन कमाल ने दानियाल को गोद में लेकर इसके गाल और माथा चूम लिया। फ़िरोज़ अली जो अपने कमरे में थे, इन्हें तलाक करने के बाद किचन में चली गई और एहसन कमाल की खातिरदारी का एहतमाम करने लगी। चाय के साथ शामी कबाब, पिज़्ज़ा, केक, बिस्किट और निमका वगैरह ट्रॉली में सेट करके वो ड्राइंग रूम में ट्रे लेकर पहुंची तो रुकैया बानो को भी वहां मौजूद पाया। वो तीनों इसे देखते ही एकदम खामोश हो गए। फ़िरोज़ अली ने एहसन कमाल को सबा की शादी और नुसरत आरा के सलूक से लेकर जावेद की मौत तक की सारी कहानी हुर्फ ब हुर्फ सुनाकर अफसुदा कर दिया था। जाने क्यों सबा को देखकर एहसन के दिल में एक अजीब सी कैफियत आ रही हो गई जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। दानियाल को मुझे दे दीजिए, ये आपको चाय नहीं बने देगा। सबा ने एहसन कमाल के पास आकर कहा तो जो दानियाल को अब तक अपनी गोद में बैठाए हुए थे और वो भी इनके हाथ में मौजूद की चेन और घड़ी से खेल रहे थे, खुश हो रहा था। एहसन कमाल ने अपने मोबाइल कैमरे में दानियाल की हंसती मुस्कुराती तस्वीर महफूज कर ली थी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। एहसन कमाल ने दानियाल को प्यार करके सबा करने के बाद सबा की तरफ बढ़ा दिया और वो इनकी चेन हाथ में लिए सबा की गोद में आ गया था। दानियाल बेटा ये वापस करें। शाबाश। सबा ने की चेन बामुश्किल के हाथ से छुड़ाकर एहसन कमाल की तरफ बढ़ाई और दानियाल को लेकर वहां से बाहर निकल गई। एहसन कमाल रियाज लाज से आने के बाद से बिला इरादा सबा दानियाल के मुतालिक ही सोच रहे थे। दानियाल की मासूम हंसी और सबा की आंखों में तैरती नमी ने इन्हें बेकल और बेकरार कर दिया था। इन्हें सबा के साथ होने वाली ज्यादती और इसकी कम उम्र की बेवगी पर बहुत दुख हो रहा था। इस पर रुकैया बानो की बेवगी और सबा के मुस्तकबिल के मुतालिक दिन रात की परेशानी ने भी अफसुदा कर दिया था। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सबा दानियाल के लिए इस कदर दुखी और मुतफरिक क्यों हो रहे हैं। वो किसी भी तरह से सबा के दुखों को खुशियों में बदलना चाहते थे। क्यों और कैसे, ये वो नहीं जानते थे। रियाज लाज के दरो दीवार और मकीन हैरत की तस्वीर बने हुए थे कि आज एक अरसे के बाद नुसरत आरा ने अपने महरूम भाई के घर में कदम रखा था। सब इसका ख्याल था कि इन्हें अपनी ज़्यादती का एहसास हो गया और इन सबसे खासकर सबा से माफ़ी मांगनी आई है। लेकिन उन्होंने सबा को देखते ही हुक्माना अंदाज में कहा, मेरा पोता और मकान के कागज़ा मेरे हवाले कर दो। मुझे तुम्हारी मकारी का पता चल गया है। जावेद को शीशे में उतार कर इसका मकान अपने नाम करा लिया था ना तुमने? मुझे वकील ने सब कुछ बता दिया है। वापस करो मेरा मकान। मैंने आपको यहाँ आने से पहले ही बता दिया था कि जावेद ने वो घर मेरे नाम कर दिया। आपने शायद मेरी बात को मजाक या झूठ समझ लिया था। सबा ने इन्हें देखते हुए कहा तो इस वक्त रशीद अनवर ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और नुसरत आरा को देखते बोले, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ आकर कोई फसाद मत खड़ा करना, मगर तुम चली आई। क्या कहा है तुमने? सबा से बोलो, अपना हक मांगा है। नुसरत आरा ने तेज़ लहजे में जवाब दिया, तुम्हारा कोई हक नहीं है अब सबा और इसके बेटे पर और ना ही इस घर पर। समझी किस मुँह से आई हो यहाँ अपना पोता और मकान मांगने? रशीद अनवर ने गुस्से से कहा तो गुस्से से बोली, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। ये लोग अगर सीधी तरह मेरा पोता मुझे नहीं देंगे तो मैं अदालत से रजू करूंगी और सबा पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाऊंगी कि अदालत इसे बच्चे की परवरिश के काबिल ना समझते हुए बच्चा इससे छीन कर मुझे दे देगी और आप इस बच्चे को इसकी माँ के खिलाफ कर देंगी। इसके दिल में इसकी माँ ननियाल वालों के लिए नफरत भर देंगी। फूफो जान, फ़िरोज़ अली ने देखते हुए तल्खी से कहा, रुकैया अपने बेटे से कहो मेरे और सबा के मामले में मत बोले। क्यों ना बोले? फ़िरोज़ भाई है सबा का, फ़िरोज़ भाई है सबा का। आपको तो अपने बेटे की मौत ने भी नहीं बदला, न जाने कब अकल आएगी आपको। आपकी भी 2 बेटियां हैं, किसी की बेटी को दुख और ज़ेर देकर
क्या आप समझती हैं कि आपकी बेटियां अपने ससुराल में खुश रह सकेंगी? नाजिश ने रुकैया बानो के बोलने से पहले ही इन्हें खरी खरी सुना दी। जब तक इनकी अपनी कोई बेटी मेके आकर हमेशा के लिए नहीं बैठेगी ना इन्हें अक्ल नहीं आएगी। फिरोज़ अली ने पाड़ लहजे में कहा, बकवास बंद कर लड़के, खबरदार जो मेरी बेटियों के मुतालिक कोई बात की हो ज़बान खींच लूँगी तुम्हारी। नुसरत आरा ने गुस्से से बोलते हुए फिरोज़ अली को खूनख्वार नज़रों से देखा तो फिरोज़ अली को हंसी आ गई। फिरोज़ बेटा, तुम इस नादान औरत की गलतियों की सज़ा मेरी बेटियों को मिलने की बद्दुआ मत दो। ये तो है ही बेअक्ल और लालची औरत। मैं तुम सब से इसकी ज़्यादतियों की माफ़ी मांगता हूँ। रशीद अनवर ने शर्मिंदगी और बेबसी से भरपूर लहजे में कहा तो वो नरमी से बोले, फूफा जान, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस आपकी दुआएं चाहिए और मुझे अपना पोता और मकान चाहिए। नुसरत आरा ने गुस्से से कहा। रुकैया बानो सदमे से किंग खड़ी बैठी थी। सबा दानियाल को अपने सीने से लगाए परेशान और हरासा बैठी थी। दानियाल में तो इसकी जान थी, वो इसे खुद से जुदा करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपको दानियाल नहीं मिल सकता और इसे हासिल करने का जो घटिया तरीका आपने बनाया है ना, आप इस पर भी अमल नहीं कर सकती। करेंगी तो खुद गिरफ्तार हो जाएंगी। मैं आपकी सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली हैं। फिरोज़ अली ने देखते हुए संजीदगी से कहा तो उनका रंग उड़ गया। सुन लिया तुमने, अब इस उम्र में मुझे भी जलील करवाओगी और जो भी रसवाई होगी। पहले क्या कम बातें बनी हैं? ख़ानदान वालों ने तुम्हारी बेहिस्सी और लालची रवैये और सलूक पर जो कसर रह गई है वो आप पूरी कर लेना। रशीद अनवर ने गुस्से से नुसरत आरा को देखते हुए कहा तो वो बोली, हमारे पास बचा ही क्या है बेटा, तो ये डाय निकल गई है, अब हमारा घर भी हड़प करना चाहती है। मुझे आपका घर, जिस पर जावेद की बेवा और इनके बच्चे की माँ होने के नाते पूरा हक है, बल्कि ये दानियाल का हक है, नहीं चाहिए। नुसरत आरा, मैं अपना और अपने बेटे का हक छोड़ती हूँ। एक बेवा और यतीम का हक खाने से अगर आपकी रूह को करार आता है, दिल को सुकून मिलता है, तो मैं वो मकान जो कानूनी तौर पर मेरे नाम से आपके नाम पर मुंतकिल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इल्म था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, इसलिए मैंने आपसे वो मकान खाली करने का मुतालबा रखते हुए भी नहीं किया। मैं मकान आपको दे रही हूँ, लेकिन आपको इसके बदले में एक तहरीर लिख कर देना होगी। सबा ने संजीदगी से कहा, कैसी तहरीर? यही कि आप मुझसे दानियाल की कस्टडी का मुतालबा नहीं करेंगी, वरना और ना ही इसे मुझसे छीनने के हथकंडे इस्तेमाल करेंगी। दानियाल पर आपका कोई हक नहीं होगा, जिसे आपने महनूस करार दे दिया था। इस पर आप अपनी मोहब्बत क्यों कर निछावर कर सकती हैं? फूफा जान, दानियाल से जब चाहे मिल सकते हैं, लेकिन आप दानियाल से सिर्फ इसी सूरत में मिल सकेंगी जब आपके दिल में पोते की हकीकी मोहब्बत जन्म लेगी। बोलिए, मंजूर है? अगर नहीं तो मैं आपको अदालत की तरफ से अपना मकान खाली करने का नोटिस भी भिजवा सकती हूँ। फिर आपको ना पोता मिलेगा और ना ही मकान। अपना कोई ठिकाना देख लीजिएगा। सबा ने नहायत संजीदा और पूरे तमाल लहजे में कहा और सबको हैरान करने के साथ साथ नुसरत आरा को परेशान कर देता। एहसन कमाल कुछ देर पहले ही आए थे और इन सबकी गुफ्तगू सुनते हुए वहीं दरवाजे पर रुक गए थे। सबा की जहानत से कायल हो गए थे। वो ठीक है, मकान के कागजात लाओ। नुसरत आरा ने लम्हे भर को सोच कर कहा तो रशीद अनवर शर्मिंदगी से सर पकड़ के बैठ गए। भाईजान, आप वकील को फ़ोन करके बुला लें ताकि ये मामला अभी तय हो जाए और इन्हें दोबारा यहाँ आने की जहमत ना करनी पड़े। सबा ने फिरोज़ अली को देखते हुए कहा तो एहसन कमाल बाहर से वापस चले गए। ओके। फिरोज़ अली ने वकील को फ़ोन कर दिया। दानियाल सो गया था। सबा ने इसे बेड पर लटा दिया और लॉकर में से मकान की रजिस्ट्री वगैरह का लिफाफा निकाल लिया। जावेद की फ्रेम शुदा तस्वीर इसके बेड के साइड टेबल पर रखी थी। सबा की नज़र तस्वीर पर पड़ी तो इसने हाथ बढ़ाकर तस्वीर उठा ली। सॉरी जावेद, मैं आपका तोहफ़ा कबूल नहीं कर सकती। आपका ये तोहफ़ा मैं आपके वालिदैन को लुटा रही हूँ। मेरे ख्याल में इस तोहफ़े की आपके माँ बाप को ज़्यादा ज़रूरत है और यकीनन आप मेरे समल से खुश होंगे, क्योंकि मैंने आपके वालिदैन की सर से छत नहीं छीनी, बल्कि इन्हें इनकी छत हमेशा के लिए लौटा रही हूँ। सबा ने जावेद की मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखते हुए कहा और जाने क्यों वो तस्वीर लॉकर में रखकर लॉकर बंद कर दिया था। सबा, मुझे तुम पर फ़ख्र है गुड़िया। फिरोज़ अली ने सारी कार्रवाई मुकम्मल होने और नुसरत आरा के नाम कागजात मुंतकिल होने के बाद इसके सर पर दस्ते शफ़क़त रख कर कहा, थैंक यू भाईजान। वो नम आंखों के साथ मुस्कुरा दी। सबा, मेरी लाडली, तू तो बहुत समझदार होगी। अल्लाह तेरे सारे गम, सारा दुख दूर कर दे, तुझे ढेरों खुशियाँ मिले। रुकैया बानो इतनी देर बाद अब बोली तो सबा को गले लगा कर रो पड़ी थी। सबा भी एक बार फिर अफसुदा हो गई। कमाल अहमद और ज़मीना कमाल अहमद का ताल्लुक दौलतमंद घराने से था। इनके 3 बच्चे थे। मोहसिन कमाल बड़े बेटे थे, एहसन कमाल छोटे बेटे। इनसे 4 साल छोटी एक बहन थी, तस्मीनिया। मोहसिन कमाल और तस्मीनिया की शादी इकट्ठी हुई थी और ख़ानदान में हुई थी। मोहसिन कमाल की बीवी रेहाना कमाल अहमद की सगी भतीजी थी। इनके 2 बेटे थे। तस्मीनिया की शादी ज़रमीनिया कमाल अहमद के भतीजे ज़ुबैर सिद्दीकी से हुई थी और उन्हें दोनों की 2 बेटियां और एक बेटा था। कमाल अहमद ने अपनी ज़्यादा औलाद में तकसीम कर दी थी जो अपनी फैक्ट्री चला रहे थे। मोहसिन कमाल
मिल ऑनर थे और एहसन कमाल ने लंदन और से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की आला तलीम हासिल करने के अलावा वहाँ के मरूफ कंपनी में 3 साल मुलाजमत भी की थी और हाल ही में वतन वापस लौटे थे। ज़रमीनिया कमाल अहमद अब इनकी शादी करने की ख्वाहिशमंद थी और इन्हें कई लड़कियां दिखा चुकी थी। इन्हें कोई लड़की दिल की धड़कनों में हलचल मचाने वाली ही नहीं लगी थी। हालांकि मिसेस ज़रमीनिया कमाल अहमद ने इन्हें एक से एक अच्छी खूबसूरत लड़की, पढ़ी लिखी और अमीर लड़की दिखाई थी। कई लड़कियां तो खुद इनसे एक बार मिलने के बाद दोबारा मिलने के लिए बेताब हो रही थी, मगर ऐसा कमाल को जल्द ही एहसास हो गया कि इन्हें ये फूल फूल मंडलाती रंग बिरंगी तितलियाँ अपनी तरफ मायल करने में नाकाम हो रही हैं, बल्कि वो मासूम सी बाद सबा जैसी पाक साफ निखरी निखरी दिलकश और सादा सी बाद रज़ा जो एक फरिश्ते जैसी बच्चे की भी माँ थी, बुरी तरह इन्हें घायल कर चुकी थी। उन्होंने बहुत दिनों तक अपनी इस कैफियत को जुटलाने की समझने की कोशिश की। कहीं ये जज्बा, ये साथ सबा से हमदर्दी, तरस या रहम की कोई शक्ल तो नहीं, लेकिन वो हर बार इसी नतीजे पर पहुंचे कि वो सफ़ेद लिबास में मलबूस पाकीज़ा सी लड़की इनके दिल में मोहब्बत की सूरत में बरजमान हो गई। वो आंखें बंद करते तो सबा की हसीन सूरत इनकी बंद आंखों के पर्दों पर आकर ठहर जाती। आंखें खोलते तो इसका मरी मरी पैक करे अपने पास चलता फिरता खुशबू लुटाता महसूस होने लगता। बिला आखिर वो खुद से हार गए, इस छोटी सी लड़की के सामने दिल हार गए और सबा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का इरादा कर लिया। इस इरादे में रहम या हमदर्दी नहीं थी, बल्कि सच्चे पुरखुलूस जज्बा मोहब्बत कारफरमा था। इनका दिल सबा के साथ के लिए तड़पने मचने लगा था। इन्हें दानियाल की मासूम हंसी और मुस्कुराहट बेकरार करने लगी, तो उन्होंने सबा से बात करने का फैसला कर लिया। और फिर सबा और अपनी माँ का जवाब इन्हें बहुत जल्द मिल गया था, ऐसा जवाब जो इन्हें दुख से जो दो चार किए हुए था। ऐसे कमाल यादों के बनर से निकल आए थे और बेख्तियाराना अंदाज में सबा से मिलने और दानियाल से खेलने के ख्याल से रियाज लाज की जानिब चल दिए। सबा घर के छोटे से लॉन में फूलों और पौधों को पानी लगा रही थी। दानियाल करीब ही प्राम में बैठा खिलौनों से खेलने के साथ साथ सबा की बातों की जानिब भी मतवज्जो हो रहा था, हंस रहा था, बो रहा था। सबा ऐसा कमाल की वो आवाज़ करीब से आई तो उसे मुड़कर देखा। वो स्याह पैंट कोट और रॉयल ग्रीन कलर की शर्ट में मलबूस थे और बेहद वजीहा मगर सुधा दिखाई दे रहे थे। सबा का दिल बेकरार होने लगा था, जाने क्यों। शायद इसे इनके खुलूस और इनकी मम्मी के इनकार का अंदाज़ा हो गया था। आपका भाई, मुझे पता ही नहीं चला। सबा ने पानी का पाइप क्यारी में छोड़कर नल बंद करते हुए पूछा। वो सफ़ेद लिबास में ही मलबूस थी। अब भी पता तो मुझे भी नहीं चला सबा कि आप कब और कैसे आई। मेरे और दिल और रूह की दुनिया तह और बाला करते हुए मेरे वजूद में समा गई। मैं कितना बेबस हो गया हूँ। खूबसूरगी से बोली, आपकी मम्मी ने इनकार कर दिया ना। सबा इनकी हालत से अंदाज़ा लगाते हुए दुख से बोली, तो उन्होंने हैरानगी से इसका चेहरा देखा जहाँ मेकअप नाम की कोई चीज़ नहीं लगी थी। कुदरती हुस्न की दौलत से माला माल थे और वो भला इसे मेकअप की क्या ज़रूरत थी। इकरा तो आपने भी नहीं किया था। सबा, मुझे बताइए सबा, मैं क्या करूँ। मैं ना तो अपने दिल को समझा सकता और ना ही अपनी माँ को समझा पा रहा हूँ। ऐसे कैसे जीऊँगा मैं। ऐसे कमाल ने बेबसी से भीगते लहजे में पूछा तो वो तड़प उठी। आप अपनी मम्मी की पसंद की लड़की से शादी कर लें। प्यार मैं आपसे करता हूँ, शादी मम्मी की पसंद से कर लूँ, नो नेवर। मैं किसी के साथ झूठी में और मुनाफकत भरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। सबा, मैं खुद मुख्तार हूँ। मेरी इंग्लैंड में जॉब है, यहाँ फैक्ट्री और घर है मेरे नाम। अगर आप मेरे साथ दें तो मैं आपको मम्मी की मर्ज़ी के बगैर भी ब्याह कर लेकर जा सकता हूँ। वो बाद में मान जाएगी, हम इन्हें मना लेंगे। सबा, प्लीज़ आप हाँ कर दें। एहसन कमाल ने इल्तिजाई लहजे में कहा। नहीं एहसन साहब, मैं पहले भी एक माँ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी की बीवी बनकर ससुराल जा चुकी हूँ। वो मेरी सगी फूफो थी। उन्होंने मेरे साथ जो सलूक किया आप जान चुके हैं। मैं तो इन्हें जहेज़ में गाड़ी नहीं दे सकी थी और आपको जहेज़ में एक बच्चा भी कबूल करना होगा जिसे आपकी मम्मी और फैमिली कभी कबूल नहीं करेगी। मैं अपने बच्चे को किसी के जुल्म और सितम का निशाना नहीं बनने देना चाहती। आप प्लीज़ ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि मुझ में मज़ीद नफ़रत और बेहिसी बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। मैंने खुद को संभाल लिया है, मैं फिर से बिखरना नहीं चाहती। सबा ने नज़रें झुकाकर धीमे पन्ने से जवाब दिया। मैं आपको बिखरने नहीं दूंगा सबा, बिलीव मी, मैं भी आपको बिखरने नहीं देना चाहती, इसलिए कह रही हूँ कि मुझे अपनाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। सबा ने संजीदगी से कहा और दानियाल की तरफ मतवज्जो होगी। सबा, मैं मम्मी को आपकी मम्मी के पास ज़रूर भेजूँगा। आप हर्ट होंगे और मुझे दुख होगा। मैं नहीं चाहूँगी कि आप माँ बेटे के बीच में
वजह तनाज़ा मैं बनूं। वैसे भी मुझे खुशी के रंग रास नहीं आते। वो ज़िंदगी से बोली। दानियाल के सर पर हाथ फेरने लगी है। एहसन कमाल अपने मोबाइल कैमरे में इन दोनों की तस्वीरें महफूज कर रहे थे और सबा को पता भी नहीं था। हालांकि अभी तो आपकी उम्र रंगों से खेलने की और आपने ये सफ़ेद रंग पहन लिया है, सारे रंगों से मुंह मोड़ लिया। सबा आप एक बार सब आप एक बार हाथ बढ़ाकर तो देखिए, आप जान लेंगी कि धनक के सातों रंग आपके मदद हैं। ज़िंदगी के तमाम खूबसूरत रंग आपको खुश आमदीद कहने के लिए बेताब हैं। प्लीज़ सबा एक मरतबा हाथ थाम कर तो देखिए मेरा, प्लीज़। एहसन कमाल ने इसे बेबसी और मोहब्बत से देखते हुए इल्तिजाई लहजे में कहा। आप क्यों मुझे उलझा रहे हैं? वो बेबसी से बोली। मेरे 3 प्रपोजल और भी आए हुए हैं। आपकी मम्मी तो अभी तक बकायदा रिश्ता लेकर भी नहीं आई। इन्हें भेज दीजिए, मैं इनसे मिलने के बाद ही कोई फ़ैसला करूंगी। और हाँ, पहले आप अम्मी और भाई भाभी से बात कर लीजिए। वो सबा की बात से खुश होकर बोले। थैंक यू सबा, मैं अभी इन सब से बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वो खुश होकर बोले और दानियाल को गोद में उठाकर प्यार करते हुए अंदर चले गए। सबा की आंखें आप ही आप बेरने लगी। अल्लाह मियाँ मुझे सही फ़ैसला करने की हिम्मत दे, मेरी रहनुमाई फरमाओ, मेरे हक़ में अपना फ़ैसला बेहतर फरमाना। मैं इस मुख़लिस शख्स को हर्ट नहीं करना चाहती और ख़ुद भी हर्ट होने से बचना चाहती हूँ। इसलिए जो करना हमारे हक़ में बेहतर करना। सबा ने भीगी आंखों से अल्लाह से दिल में दुआ मांगी। रुकैया बानो, फिरोज़ अली और नाज़िश भाभी को एहसन कमाल का सबा से शादी की ख्वाहिश का इजहार करना दिली मसरत से हमकिनार कर गया था। इन तीनों को ही एहसन कमाल बहुत पसंद था। अब सबा के लिए आए हुए रिश्तों में से इंतखाब आसान हो गया था। वो तीनों एहसन कमाल को सबा के लिए मुनासिब ख्याल कर रहे थे। एहसन कमाल ने अपनी मम्मी के इनकार और इसका जवाज़ भी इन्हें बता दिया था। इनसे कुछ नहीं छुपाया था और इन्हें यकीन दिलाया था कि वो बहुत जल्द अपनी मम्मी को इस रिश्ते के लिए राज़ी कर लेंगे, जिससे वो सब मुतमिन हो गए थे। जबकि फ़िरोज़ अली ने ये तक कह दिया था कि वो दानियाल को अपने पास रखने को तैयार हैं और वो नाज़िश इसे अपनी औलाद की तरह पालेंगी। बस वो सबा का घर बसा हुआ देखना चाहते हैं। सबा को रुकैया बानो और नाज़िश भाभी की ज़बानी ये बात मालूम हुई तो उसने साफ कह दिया कि मैं ऐसे किसी शख्स से शादी नहीं करूँगी जो मेरे बेटे को कबूल नहीं करेगा। सबा ये तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचा गया है, नाज़िश भाभी ने कहा। और मेरे बेटे का मुस्तकबिल वो क्या होगा, क्या सोचेगा? वो बड़ा होगा कि मेरी माँ ने अपने बेहतर मुस्तकबिल और खुशियों की खातिर मुझे छोड़ दिया, खुद से जुदा कर दिया। नहीं भाभी, मैं इतनी खुदगर्ज़ नहीं हूँ। अगर आप लोग एहसन कमाल से मेरी शादी करना चाहते हैं तो इन्हें और इनके घर वालों को मेरे बेटे को दिल से कबूल करना होगा, वरना रहने दे, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। सबा ने संजीदा लहजे में अपना फैसला सुना दिया। वो एक दूसरे को देख कर रह गए। ज़मीना बेगम, ज़िंदगी तो ऐसा नहीं गुजारनी है, अगर इसे सबा से मोहब्बत है तो कर दीजिए इसकी शादी सबा से। यतीम और बेवा को सहारा देना तो वैसे भी स्वाब का काम है और सबसे बढ़कर ये हमारे बेटे की दिल की ख्वाहिश है। कमाल अहमद नाश्ते की मेज़ पर सबकी मौजूदगी में समझा रहे थे। सिवाय ज़मीना बेगम के सभी को एहसन कमाल की पसंद अच्छी लगी थी। तो लोग क्या कहेंगे, हमें अपने बेटे के लिए एक बच्चे वाली बेवा ही मिली थी, इसके लिए लड़कियों की कोई कमी है क्या? मैंने क्या कुछ सोचा था इसके लिए, क्या क्या ख्वाब देखे थे इसकी शादी, और इसने वापस आकर मेरे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। ज़मीना बेगम नाराज़ लहजे में बोली। मम्मी, अगर ऐसा है तो मैं वापस से लंदन चला जाता हूँ। ऐसा कमाल ने दुखी होकर कहा तो वो इत्मीनान से बोली। हाँ, यही मुनासिब रहेगा। फ़िलहाल तुम लंदन वापस चले जाओ, कुछ दिन वहाँ रहोगे तो तुम्हारे सर से सबा की मोहब्बत का भूत भी उतर जाएगा। तुम मान क्यों नहीं लेती एहसन की बात? कमाल अहमद ने एहसन कमाल का सुधा चेहरा देखकर बीवी से कहा, क्यों, मेरा कोई हक़ नहीं है एहसन पर? वो तंग कर बोली। तो क्या एहसन का कोई हक़ नहीं है तुम पर? बेटा है ये तुम्हारा, ये अपने दिल की बात, अपनी पसंद तुमसे नहीं कहेगा, अपनी फरमाइश तुमसे पूरी कराने की ज़िद नहीं करेगा और किसी से करेगा? कमाल अहमद ने ज़मीना कमाल को देखते हुए सवाल किया तो वो नज़रें चुरा गई। मम्मी डैडी ठीक कह रहे हैं, आप चले जाए ना सबा के घर। मोहसिन कमाल ने भी इस गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, ठीक है चली जाऊंगी, लेकिन अगर उन लोगों ने इनकार किया तो एहसन को भी मेरी बात मानना होगी। ज़मीना कमाल अहमद ने संजीदगी से पुरसोच अंदाज में कहा तो एहसन कमाल खुश होकर बोले, मम्मी वो इनकार नहीं करेंगे। ज़ाहिर है वो क्यों इनकार करेंगे, इनकी बेवा यतीम बच्चे वाली बेटी को इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, इन्हें और क्या चाहिए? ज़मीना कमाल अहमद ने तंज़िया लहजे में कहा। फिर वही मुर्गे की एक टांग। कमाल अहमद ने तासुफ से इन्हें देखा तो वो हूँ कहकर वहाँ से उठ गई। घर में सिर्फ नाजिश और सबा मौजूद थी। फ़िरोज़ अली, रुकैया बानो तीनों बच्चों को करीबी पार्क में सैर कराने के लिए गए थे। सबा गेट बंद करने के लिए जाने लगी तो एक ग्रेसफुल से खातून जो सब्ज़ रंग की साड़ी में मलबूस थी ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। मैं मिसिज़ कमाल अहमद हूँ, ऐसा कमाल की मम्मी, मुझे सबा से मिलना है। मिसिज़ मीना कमाल अहमद ने सबा को देखते हुए अपना तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं ही सबा हूँ। सबा ने घबरा कर कहा, ओह तो तुम हो सबा, मेरा तो ख्याल था कि तुम कोई 25-30 बरस की औरत होगी, देखने में तो 18-20 की लगती हो। ज़मीना कमाल अहमद ने इसका सर से पाँव तलक गहरी नाकदाना नज़रों से जायज़ा लेते हुए कहा। नाज़िश इसकी आवाज़ सुनकर ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए
जाने क्यों दरवाजे पर ही रुक कर इनकी बातें सुनने लगी। आंटी आप बैठ जाएं प्लीज़। सबा ने कदरे शर्मिंदगी से कहा, मैं यहाँ बैठने नहीं आई बल्कि देखने आई हूँ कि ऐसा क्या किया है तुमने जो मेरा बेटा तुम पर मर मिटा है। माना कि कम उम्र हो, हुस्न की दौलत से माला माल हो, लेकिन ये भी एक तलख हकीकत है कि तुम एक बच्चे की माँ हो और बेवा हो। वो तंज़ी लहजे में बोली। तो मैंने इस हकीकत से कब इनकार किया। वो उनकी बातों से हट हुई थी, बहुत ज़ब से बोली, तुम अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, क्या किया है मैंने। सबा के दिल पर छुरियाँ चली थी। इनके जुमले और काट की लहजे की काट से तड़प कर सवाल किया, मेरे समझदार बेटे को अपनी जुल्फ़ों के जाल में फंसा लिया और पूछती हो कि क्या किया है। जिन जुल्फ़ों की बात आप कर रही हैं वो जुल्फ़ें तो आज तक आपके बेटे ने देखी तक नहीं है। वो जब से बोली, आंखें क्या कम है सुर फूंकने और डुबोने के लिए। आप बहुत ज़्यादा कर रही हैं आंटी। सबा से शादी की ख्वाहिश सिर्फ आपके बेटे की है। सबा आपके बेटे में इंटरेस्टेड नहीं है, ये तो पहले ही इनकार कर चुकी है। आप अपने बेटे को समझाए, मेरी मासूम बहन का दिल ना दुखाए अपनी फजूल बातों से। नाजिश भाभी का जब्त जवाब दे गया था। वो इसी वक्त अंदर दाखिल होते स्पार लहजे में इनसे मुखातिब हुई तो सबा को कुछ हौसला हुआ। और हाँ, मेरे लिए मेरा बेटा ही काफ़ी है, मुझे शादी करनी ही नहीं है। आपको आपका बेटा मुबारक हो। सबा ने स्पार लहजे में कहा, तुमने इनकार किया होता तो वो मुझे राज़ी करने की कोशिश ना करता। इतना दौलतमंद और हैंडसम लड़का देखकर तो तुम जैसियों की राल टपक गई होगी कि कर लो काबू। तुम्हें एक बेवा और बच्चे की माँ होते हुए मेरे बेटे पर डोरे डालते हुए शर्म नहीं आई। ज़मीना कमाल अहमद ने बेइज्जती करने की इंतहा कर दी। वो दोनों बर्दाश्त की इंतहा पर थी। शुक्र था कि रुकैया बानो घर में नहीं थी, वरना वो तो अपनी इकलौती मासूम बेटी के बारे में ऐसे घटिया बातें सुनकर ही मर जाती। और फिरोज़ अली न जाने क्या कर गुजरते। एहसन कमाल से हमेशा के लिए दोस्ती ख़त्म कर लेते। सबा तो सदमे से ज़मीन में गड़ गई थी। बस कीजिए मिसेस कमाल, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। एहसन भाई जैसे नफीस और सुलझे हुए शख्स की माँ तो आप कहीं से भी नहीं लग रही। सबा आपके बेटे को नहीं फंसा रही। इसके कई प्रपोजल मौजूद है, कोई कमी नहीं है इसमें, कोई इसे कबूल ना करे, लेकिन ये खुद ही आप जैसी हस्तियों के मुँह नहीं लगना चाहती। ये कोई लावारिस नहीं है, आपने कबूल ना किया तो रुल जाएगी। इंशाल्लाह सबा का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। आप यकीनन अपने शोहर और बेटे को बताएं बगैर यहाँ आई हैं। आपके आने का मकसद पूरा हो चुका है। अब आप तशरीफ़ ले जा सकती हैं। नाजिश भाभी ने गुस्से से भरे लहजे में कहा, तो वो शर्मिंदा सी होगी। तो मुझे काफ़ी समझदार लगती हो। अब खुद ही हमारे यहाँ आने से पहले इनकार कर देना, वरना ऐसा कहीं और भी शादी नहीं करेगा। ज़मीना कमाल अहमद ने संजीदा और सपाट लहजे में कहा तो सबा भी तेज़ लहजे बोली, ये हमारा मसला नहीं है। आने की इतला देने के लिए फ़ोन कर दीजिएगा। आपको फ़ोन पर ही इनकार कर दिया जाएगा ताकि आपको दोबारा यहाँ आने की ज़हमत न करनी पड़े। खुदा हाफिज़। और ज़मीना कमाल अहमद शर्मिंदा और खसानी सी होकर वहाँ से चली गई। नाजिश भाभी गेट बंद करके अंदर आई तो सबा को रोते देखकर तरफ उठी। सबा मेरी जान मत रो। अच्छा हुआ कि इनकी असलियत अभी सामने आ गई। शादी के बाद पता चलता था तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन हो जाती। नाजिश भाभी ने इसे गले लगाते हुए नरमी से कहा, भाभी लोग एक बेवा के लिए ऐसा क्यों सोचते हैं? हमारा मज़हब तो ये दरस नहीं देता। फिर ये लोग लानत भेजो लोगों पर, इन्हें तो खुदा ही समझे। तुम चुप हो जा, तुम्हारे भाई जान और अम्मी जान आते ही होंगे, तुम्हारी रोती सूरत देखकर परेशान हो जाएंगे। वो इसके आंसू साफ करते हुए बोली, भाभी आप इन्हें कुछ मत बताइएगा, इन्हें दुख होगा। हाँ, जो कुछ मिसेस कमाल कह गई हैं वो इन्हें बताया तो नहीं जा सकता। वैसे एहसन भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्हें भी दुख होगा। वो तो यही समझेंगे ना कि अब के इनकार तुमने किया है। नाजिश भाभी ने कहा, हाँ लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इनकी माँ और इनके बीच फासले दूरियां पैदा हों और वो परेशानियों में घिर जाएं। सबा ने गहरी सांस लेकर कहा, सबा एहसन भाई तुम्हें अच्छे लगते हैं ना? भाभी वो हैं ही बहुत अच्छे। मैं इन तमाम प्रपोजल में से शायद इनके लिए हाँ भी कर देती, लेकिन मैं अनचाही बहू बनकर इनके घर नहीं जाना चाहती। वो भी कब तक मुझे याद रखेंगे? बिलाकर किसी लड़की को अपनी शरीके हयात चुन ही लेंगे। कौन करता है आजकल किसी से इतनी शदीद और सच्ची मोहब्बत कि इसके इंतज़ाम में उम्र गुजार दे। सबा ने पुरनम लहजे में कहा, सच कहती हो, लेकिन जाने क्यों मुझे एहसन भाई की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत खलूस दिखाई दिया था। एक बेगर्ज मोहब्बत की झलक थी इनकी आंखों में तुम्हारे लिए। नाजिश भाभी ने बताया, छोड़े भाभी वक्त खुद ही बता देगा कि वो मुझे कितना चाहते हैं। सबा ने अपनी आंखें अच्छी तरह रगड़ी। नाजिश भाभी भी सर हिलाकर उठ गई। नाजिश भाभी ने बहुत तरीके से फिरोज अली और रुकैया बानो को बता दिया था कि एहसन कमाल की मम्मी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है और वो हमें मना करने आई थी। वो दोनों अफसुदा तो बहुत हुए, मगर ये सोचकर सबा कर ली कि जब लड़के की माँ ही सबा को कबूल करने पर आमादा नहीं है तो ज़बरदस्ती का रिश्ता जोड़कर सबा को मुश्किल में क्यों धकेला जाए।
जब एहसन कमाल ने रियाज लाज फ़ोन करके अपनी मम्मी डैडी के आने की इतला दी तो नाजिश भाभी ने इनसे मसलियतन झूठ बोल दिया। एहसन भाई, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ा है कि सबा ने आपके रिश्ते से इनकार कर दिया है। वो शादी करना ही नहीं चाहती। इससे एक ही तजर्बे ने हरासा कर रखा है। इसने कहा है कि आप इसका ख्याल दिल से निकाल दें और आप और अपनी मम्मी की पसंद की लड़की से शादी कर लें। वो कभी शादी नहीं करेगी। तो फिर मैं भी कभी शादी नहीं करूँगा, बता दीजिएगा सबा को, एहसन कमाल ने टूटते हुए लहजे में कहा। एहसन भाई, भाभी सबा को मुझ पर एतबार होता तो वो इनकार नहीं करती, और जब एतबार ही नहीं है तो खैर, मैं आता हूँ अभी। एहसन कमाल ने दुख भरे लहजे में कहा और फ़ोन बंद कर दिया। ऐसा बेटा, कर लिया फ़ोन सबा के घर? ज़मीना कमाल अहमद ने आकर पूछा। जी मम्मी, फिर कब जाना है वहाँ? कभी नहीं, वो ये कहकर बाहर निकल गया और ज़मीना कमाल अहमद फातिहाना अंदाज़ा मुस्कुरा दी। आखिर इनकी कोशिश रंग लाई थी। सबा, आप मेरा एतबार तो कर लेती एक बार। एहसन कमाल इसके मुकाबले खड़े बेकरार से कह रहे थे तो वो खुद को बड़ी मुश्किल से संभाले हुए थी। जाने क्यों दिल इनके लिए तड़प रहा था। आप एतबार है एहसन साहब, लेकिन अपने नसीब एतबार नहीं है। मेरी वजह से अपनी उम्र अपना वक्त मत गवाएं और किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लें। और आप क्या करेंगी? मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जॉब करूंगी, अपने बेटे की परवरिश करूंगी, इसे एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगी। सबा, बच्चे को बाप की ज़रूरत भी होती है। ऐसा कमाल ने समझाना चाहा। दुनिया में हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनके सर पर बाप का शफ़क़त भरा साया नहीं है। वो भी तो ज़िंदा है, और मेरी दानी के सर पर तो भाईजान का दस्ते शफ़क़त है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। सबा ने संजीदगी से जवाब दिया, आमीन। लेकिन सबा, अभी आप बहुत कम उम्र हैं, बिल्कुल गुड़िया सी हैं। सारी ज़िंदगी तनहा कैसे गुजार पाएंगी? दानियाल को कैसे पालेंगी? एहसन कमाल ने नरमी से समझाने की कोशिश की। एहसन साहब, जब कोई लड़की माँ बनती है ना तो वो खुद ब खुद मेच्योर हो जाती है, ख्वाह 16 बरस की ही क्यों ना हो। इसे औलाद को पालने का ढंग आ ही जाता है, और मैं तो 20 बरस की हूँ। अम्मी भाई भाभी सब मेरे साथ हैं, और सबसे बढ़कर मेरा अल्लाह मेरे साथ है। इसलिए मुझे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होती। सबा ने ज़िंदगी से जवाब दिया। दिल इन दलीलों को नहीं मारा था, दहाई दे रहा था, तड़प रहा था, सीने की दीवारों से सर पटक रहा था। तो गोया आप अपनी ज़िद पर कायम है। एहसन कमाल ने सरदा भरकर कहा। आई एम सॉरी। सबा ने शर्मिंदगी से कहा। ठीक है सबा, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं ज़बरदस्ती के रिश्ते जोड़ने का कायल नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी एक बात आपको मानना होगी। आज के बाद आप ये सफ़ेद लिबास नहीं पहनेगी। वो गहरी सांस लेकर बोले। जी। सबा ने हैरसन का चेहरा देखा। मेरी इतनी सी बात तो मान लीजिए। जी बेहतर। जाने कैसा दर्द था इनके लहजे में, सबा का दिल चीर गया। थैंक यू, ये रख लीजिए। एहसन कमाल ने अपने वॉलेट में से अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के इसकी तरफ बढ़ाया तो उसने हैरान आंखों से इन्हें देखते हुए कार्ड इनके हाथ से ले लिया। इस कार्ड पर मेरे यहाँ और वहाँ लंदन के तमाम कॉन्टैक्ट नंबर्स, एड्रेसेस वगैरह दर्ज हैं। जब कभी आपको लगे कि आप अकेली और तनहा हो गई, किसी किस्म की मेरी मदद की ज़रूरत हो, या आपका दिल मेरे साथ को कबूल करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दे, तो मुझे एक बार आवाज़ ज़रूर दे दीजिएगा सबा। मैं जहाँ भी होऊंगा फ़ौरन लौट आऊँगा। मैं आपको रोने नहीं दूंगा, तनहा नहीं छोड़ूंगा, मुझे यकीन है सबा। शब की तारीख में, दिन के उजाले में, कभी भी किसी भी वक्त आपको मेरी चाह की, मेरी मोहब्बत और मेरे साथ की ज़रूरत महसूस हो तो मुझे एक बार ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। मैं बारात लेकर पहुंच जाऊंगा अपने दिल की तलब से, या हालात की बेसी की वजह से कुछ भी हो, आप मुझे पुकारेंगी तो मैं अपने बहुत करीब पाएंगी। चलता हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? सबा ने बेकरार होकर पूछा। सीट कन्फर्म कराने मैं वापस लंदन जा रहा हूँ। ऐसा कमाल ने इसके हसीन चेहरे के बगौर प्यार भरी और अलविदाई नज़रों से देखते हुए जवाब दिया तो वो बेचैन होगी। तो आप शादी किए बगैर जा रहे हैं? जी हाँ, आया तो शादी करके घर बसाने और अपना बिजनेस संभालने के इरादे से था, मगर आपने तो मेरे सारे इरादे मलिया मीट करके रख दिए। अब यहाँ रहकर क्या करूँगा? वहाँ घर भी है और जॉब भी है। आप हाँ कर देंगी तो शादी भी कर लूँगा। ओके सब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ख़ुद को तनहा मत समझिएगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। अल्लाह हाफिज़। एहसन कमाल ने इसके चेहरे को हसरत मोहब्बत से देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा तो इसके लब भी आस्तीन से हिले। अल्लाह हाफिज़। लम्हा लम्हा एहसन कमाल इससे दूर होते जा रहे थे। बिलाखिर नज़रों से ओझल हो गए थे। सबा को लगा जैसे एक साहिबान सर से हट गया हो। दिलो रूह में मौत की सी खामोशी छा गई। वो मरे मरे कदमों से चलती हुई अपने कमरे में आ गई, जहाँ दानियाल गहरी नींद सो रहा था। इसने एहसन कमाल का दिया हुआ विजिटिंग कार्ड बगौर पढ़ा। अपनी डायरी में तमाम नंबर्स, एड्रेस नोट करने के बाद कार्ड भी डायरी में रख दिया और बेख्तियार ही फुट फुट कर रोने लगी। नाजिश भाभी इसकी हालत देखकर और रंजीदा हो रही थी, मगर वो भी सबा की तरह मजबूर थी। वो एहसन कमाल को ना हकीकत बता सकती थी, ना ही लंदन जाने से रोक सकती थी। सबा और एहसन कमाल की मोहब्बत भरे मिलन के लिए दुआ ही मांग सकती थी। सो अब भी दुआ मांगी थी खुलूस से दिल से।
एहसन कमाल लंदन वापस चले गए थे। फ़िरोज़ अली से मिले बगैर दिल को संभाले बहुत दुखी होकर गए थे। ज़मीना कमाल अहमद खुश थी कि एहसन कमाल को सबा की तरफ से नकार सुनने को मिला है और वो कुछ अर्सा लंदन रहकर अपना गम भूल जाएंगे और वापस आ जाएंगे तो अपनी पसंद और मेयार की लड़की से इनकी धूमधाम से शादी कर देंगे। ये इनकी भूल ही थी। सबा की मोहब्बत की जड़ें एहसन कमाल के दिल में किस कदर गहरी हो चुकी थी, वो इस बात से कतल आलम थी। धीरे धीरे से वक्त गुजरता रहा। सबा ने MSc केमिस्ट्री में टॉप किया था और आजकल एक मुकामी कॉलेज में लेक्चरार की हैसियत से मुलाजमत करी थी। दानियाल को इसने स्कूल में दाखिल करा दिया था। वो बहुत ज़हीन और शरारती बच्चा था। इसकी शक्ल सबा और फ़िरोज़ अली से बहुत मिलती थी। जावेद के नए नक्शे लेकर पैदा होने वाला दानियाल अब माँ और मामू का अक्सर दिखाई देने लगा था। इस अरसे में सबा के कई रिश्ते जो सबा के बेटे को भी अपनाने को तैयार थे, मगर सबा हर रिश्ते से इनकार करती रही थी। इसकी आंखें न जाने किसकी आमद की मुंतज़िर थी। रुकैया बानो को सबा की बेवकी का गम, इसके अकेलेपन का दुख अंदर घिन की तरह चाट रहा था। वो बीमार रहने लगी थी। सबा इनको तकलीफ में नहीं दे सकती थी, लेकिन वो भी मजबूर थी। दिल मानता ही नहीं था। किसी को अपनी ज़िंदगी का मालिक बनाने के लिए एक शख्स ने दिल पर दस्तक दी थी और वो एहसन कमाल था। वो इसकी दस्तरस में ना थे। दिल को किसी और की चाह ही नहीं थी। जब जब अकेली होती या तन्हाई महसूस करती, एहसन कमाल का खूबरू और मेहरबान चेहरा इसकी आंखों की पुतलियों में आकर ठहर जाता। समातों में इनकी मधीर नरम मुलायम आवाज़ पैगाम देती कि जान, मुझको पुकार लेना। मामा पापा कहाँ गए हैं? 4 साला दानियाल ने आज फिर वही सवाल किया था जो हमेशा की तरह। इसका जवाब आज भी यही था, मेरे दानी बेटे के पापा दूसरे मुल्क में गए हैं काम करने, अपने बेटे के लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने खरीदने। सच मामा? वो खुश होकर बोला। जी मामा की जान। सबा ने इसे गले लगाकर चूम लिया। मामा पापा वापस कब आएंगे? जब हम इन्हें दिल से पुकारेंगे। वो किसी ख्याल में खोकर बोली, तुम इन्हें पुकार क्यों नहीं लेती सबा? नाजिश भाभी ने इसकी बात सुनकर कहा तो वो चूम कर इन्हें देखने लगी। किसको भाभी? एहसन कमाल को वो बीच में कहाँ से आ गए? वो नज़र चुरा गई। दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। तुम्हारे हर रिश्ते से इनकार के बीच वही तो हैं। मैं जानती हूँ सबा, तुमने आज तक इन्हें भुला नहीं पाई। वो इस मुल्क से तो दूर चले गए थे, मगर तुम्हारे मन के बहुत करीब आ गए थे और तुम इन्हें तन्हाइयों में अब भी याद करती हो। क्या ये अच्छा नहीं है कि तुम खुद इन्हें पुकार लो? नाजिश भाभी ने इसकी सूरत को देखते हुए कहा। आपने इनकी मम्मी की बातें सुनी थी ना? हाँ, लेकिन वक्त बहुत गुजर चुका है। मुमकिन है कि मिसेस कमाल के ख्याल में तब्दीली आ गई और नाजिश भाभी ने कहा, अगर ऐसा होता तो वो यहाँ आ गई होती अब तक। और ये भी तो मुमकिन है कि एहसन साहब ने लंदन में शादी कर ली हो। आखिर इन्हें भी तो ज़िंदगी जीने का हक हासिल है और वो मेरे इनकार के बावजूद अपनी ज़िंदगी की तन्हाइयों की नज़र तो नहीं कर सकते ना। सबा ने दानियाल को खिलौने देते हुए कहा, ये सब बातें समझती तो हूँ, तुम क्यों इनकार करी हो शादी से? तुम भी अपना घर बसाओ और आराम से रहो। भाभी, दिल नहीं मानता तो कैसे किसी और के लिए हाँ कर दो। मैं दिल उजाड़ कर किसी का घर नहीं बसा सकूंगी। दिल की बस्ती को किसी की याद ने आबाद कर रखा है। मैं बेबस हूँ भाभी, मुझसे मुनाफकत भरी ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। वो बहुत कर्बनाक लहजे में बोली। तो एहसन भाई को पुकार लेना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम दानी से कब तक झूठ बोलोगी? इसके पापा दूसरे मुल्क गए हैं, आखिर को बड़ा होगा तो और तरह तरह के सवालात करेगा, तब क्या जवाब दोगे इसे? नाजिश भाभी ने आस्ती से सवाल किया। दानियाल करीब ही मैं विश्व महरोज के साथ खेल रहा था, तब मैं इसे हकीकत बता दूंगी। सबा ने गहरी सांस लेकर कहा। तो नाजिश भाभी इसके चेहरे को बगौर देखते हुए पूछा, तुम मोहब्बत करती हो ना एहसन भाई से? पता नहीं, लेकिन मैं जब भी इन्हें सोचती हूँ खुद को बहुत महफूज महसूस करती हूँ। वो खुद ब खुद मुझे याद आते चले जाते हैं। मैंने कभी भी इन्हें इरादतन याद करने की कोशिश नहीं की। सबा नजरें झुकाए पूरी ईमानदारी से बता रही थी। जो बेइरादा बेख्तियार याद आता है उससे मोहब्बत के सिवा और क्या ताल्लुक हो सकता है? सबा, मेरी मानो, सारी बातें छोड़ो और दिल की आवाज़ गौर से सुनो। जब दिल सिर्फ इन्हें पुकारता सुनाई दे तो ज़बान से भी तुम इन्हें पुकार लेना। देर मत करना और याद रखना, ये दुनिया के लिए औरत, और वो भी हसीन औरत को अकेली जीने नहीं देती। ये माशा के लिए औरत को लूट का माल समझता है। खुद को किसी की सपुर्दगी में दे दो सबा, किसी को अपनी जिम्मेदारी सौंप दो ताकि तुम भी महफूज हो जाओ। दानियाल को भी बाप की मोहब्बत और शौकत मिल जाएगी और अम्मी और हम सब भी मुतमिन हो जाएंगे। हमें तुम्हारी बहुत फ़िक्र रहती है सबा। बेशक तुम अपना कमाती हो, हम पर बोझ नहीं हो, लेकिन हम पर तुम्हारी दूसरी शादी कराना फ़र्ज़ है। मर्द के बगैर औरत की कोई इज़्ज़त नहीं करता और ना इसकी इज़्ज़त महफूज रहने देता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? नाजिश भाभी ने नरमी से समझाते हुए सवाल किया। जी भाभी, मैं ये सब बातें जानती हूँ और समझती भी हूँ, लेकिन डरती हूँ कि इसीलिए कोई फ़ैसला नहीं कर पाती। सबा ने संजीदगी और बेबसी से जवाब दिया। ऐसा कब तक चलेगा सबा?
पता नहीं वो ये कहकर अपने कमरे में चली और एहसन कमाल की यादों में खो गई। ज़रमीना कमाल अहमद को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था जिसने इनके बेटे को इनसे दूर कर दिया था। वो एहसन की शादी करना चाहते थे और वो मुसलसल इनकार कर रहे थे। उन्होंने इस मौजू पर बात करने से इनकार कर दिया था। हालांकि ज़रमीना कमाल अहमद ने एहसन कमाल से झूठ तक बोल दिया कि 2 साल पहले की सबा की शादी हो चुकी। इनका ख्याल था कि एहसन कमाल सबा की शादी होने के बाद जाने के बाद खुद भी घर बसा लेंगे, मगर इस झूठ का भी कोई असर नहीं हुआ था। एहसन कमाल ने लंदन पहुंचने के बाद फ़िरोज़ अली से रब्ता भी नहीं रखा था। फ़िरोज़ अली और इनकी मम्मी के इनकार को इसका सबब समझते थे। इन्हें एहसन कमाल से कोई शिकायत नहीं थी, जो शर्मिंदगी के बाद से इनसे रब्ता मुंतकिल किए बैठे थे। रियाज लाज के मकीनों पर एक और क़यामत टूटी थी। रुकैया बानो गम से तो आधे मुँह हो ही चुकी थी। अचानक बुखार ने आ लिया और वो चंद रोज़ की अलालत के बाद निकाल कर गई। फ़िरोज़ अली और सबा का तो बहुत ही बुरा हाल था। नाज़िश अलग शफीक माँ जैसी सास के इंतकाल पर अश्कबार थी इसकी आंखें। महविश महरोज़ और दानियाल इस करबनाक और दिल सोज मंजर को हैरान नज़रों से देख रहे थे। सबा के सर से तो फिर छाँव सिर गई थी। वो माँ से अपने सारे दुख शेयर कर लेती थी। इनकी आगोश में सर रख लेती, रो लेती थी, सो लेती थी। अब वो ममता भरी आगोश हमेशा के लिए इससे छीन गई थी। रुकैया बानो की मौत का सुनकर नुसरत आरा भी रोती बिलखती रियाज लाज आ गई थी। रशीद अनवर तो कभी कभार दानियाल से मिलने आ जाया करते थे, लेकिन नुसरत आरा मकान के कागजात अपने नाम करवाने के बाद आज रियाज लाज में आई थी और रुकैया बानो के मैयत के सराहने बैठ कर इनसे रो कर माफ़ी मांग रही थी। सबा से भी उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी ज़्यादती की माफ़ी मांग ली थी। इसे रियाज मजीद का माँ का वास्ता दिया था और सबा ने इन्हें माफ़ कर दिया था। नुसरत आरा को अकेलेपन ने बहुत कुछ सिखा दिया था। अपनी लालच और जुल्माना रोशन से होने वाले नुकसानात का इदराक भी इन्हें हो गया था। उन्होंने रब से अपनी ख़ताओं और गुनाहों की माफ़ी मांगी थी और सबा और दानियाल का हक़ इन्हें लौटाना चाहती थी, लेकिन सबा ने इनकार कर दिया था। इसने रशीद हाउस फिर से अपने नाम कराने से माज़र कर ली थी। अलबत्ता ने दानियाल से कभी कभार रियाज लाज आकर मिलने की इजाज़त दे दी थी। गमों की से धूप में रुकैया बानो का चेहलम भी हो गया था। घर में एक सन्नाटा छा गया था। पहले वाली रौनक ही नहीं थी। महविश महरोज़ और दानियाल बार बार पूछते कि दादी नानो कहाँ गई हैं। वो अल्लाह मियाँ के पास गई हैं, अब वो वहीं रहेंगी। सबा भीगती आवाज़ में इन्हें बताती तो वो चुप से हो जाते। धीरे धीरे वो भी बह लगी और सब मामूल के मुताबिक अपने कामों में लगे, लेकिन सबा को तन्हाई सताने लगी थी। इससे ये फ़िक्र लाहक हो गई थी कि अगर खुदा ना खासा से कुछ हो गया तो दानियाल का क्या बनेगा। बेशक नाज़िश भाभी और फ़िरोज़ अली इसके बेटे को अपने बेटे की तरह समझते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, लेकिन ये हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। और वो माँ बाप और शोहर की अमवात देखने के बाद से खौफजदा हो गई थी। ज़िंदगी पर से इसका कोई भरोसा नहीं रहा था। वो दानियाल को एक महफूज पनाहगाह, महफूज मुस्तकबिल देना चाहती थी, लेकिन वो इसके लिए इस पर भरोसा कर सकती थी जिसे चाहा था, समझा था। भरोसे के काबिल इसे पाना मुमकिन नहीं था और किसी और के साथ के लिए इसका दिल आमादा नहीं होता था। फ़िरोज़ अली और नाज़िश भाभी को एक बार फिर से सबा की शादी की फ़िक्र होने लगी थी। रुकैया बानो के इंतकाल पर ख़ानदान और महल्ले भर की ख़वातीन आई थी। कुछ ने सबा को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर किया था। फ़िरोज़ अली को एक रिश्ता पसंद भी था, लेकिन सबा ने इनकार कर दिया। नाज़िश तुम सबा को समझाओ, यूँ ज़िंदगी नहीं गुजारा करती, माना कि वो अपना कमाती है, अपने पैरों पर खड़ी है, लेकिन मर्द का सहारा बहरहाल इसके लिए ज़रूरी है। सारी ज़िंदगी तनहा नहीं जिया जा सकता। खुशियों पर इसका भी हक़ है। इसे समझाओ कि हर खौफ अपने दिल से निकाल दे और किसी को हमसफ़र बना ले, वरना ज़िंदगी के इस तवील सफ़र में वो तनहा चलते चलते थक जाएगी। फ़िरोज़ अली ने नाज़िश भाभी से कहा। सबा जो अभी भी कॉलेज से घर आई थी, इनकी बातें सुन चुकी थी और इनके अपने कमरे में चले जाने के बाद अंदर आ गई थी। इससे भी अब तो भाई का सामना करते हुए नदामत महसूस होने लगी थी। 5 साल से हर आने वाले रिश्ते के लिए इनकार करती आ रही थी, आखिर कब तक। अगर फ़िरोज़ अली ने इस पर सख्ती करते हुए इसकी हाँ करने का इंतज़ार किए बगैर इसका रिश्ता तय कर दिया तो वो क्या करेगी। इस सवाल ने इसे परेशान कर दिया था। या अल्लाह, मैं क्या करूँ, तू तो मेरे दिल का हाल जानता है ना। मालिक मेरे हक़ में बेहतर फ़ैसला फरमा दे। सबा ने नमाज अदा करने के बाद अश्कबार आंखों से हाथ पिलाकर दुआ मांगी। एहसन कहाँ है, आप लौट आइए, मैं थक गई हूँ। एहसन वो सोने के लिए लेटी तो बेख्तियार बावाज़ एहसन कमाल को मुखातिब कर बैठी। मामा, आप पापा को याद कर रही हैं ना। दानियाल ने इसकी बात सुनकर कहा तो वो बेख्तियारी पर हैरान रहेगी। हाँ बेटा, पता नहीं क्यों एहसन कमाल मुझे कभी भूल ही नहीं पाए और अब तो बेख्तियार में इनका नाम ज़बान पर आने लगा है। क्या हो गया है मुझे। वो दानियाल के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, लहजे में दुख, परेशानी और बेबसी घुली हुई थी। प्यार हो गया है तुम्हें। एहसन कमाल से दिल ने जवाब दिया। क्यों, जब वो मेरी दस्तरस में नहीं था तो क्यों।
के दिल ने ये बेईमानी की, क्यों बह गया अपने रास्ते से, क्यों तलब के रास्ते पर जा निकला, क्यों अल्लाह मियाँ क्यों। वो बेबसी से सोचती हुई अश्कबार थी। दानियाल ने आंखें बंद किए सोने की कोशिश करता। सबा की बात की समझ नहीं आई थी। वो तो बस अपने पापा की वापसी की दुआ मांग रहा था, जिन्हें इसने आज तक देखा नहीं था। सबा रो रही थी और दामने दिल एहसान कमाल का भीग रहा था। वो बेचैनी और बेकरारी के आलम में ठहरे थे। कभी लॉन में निकल जाते और कभी बेडरूम में आ जाते। ने सबा की याद बेचैन करी थी। पौने 5 बरस की इस जुदाई में वो इसकी मोहब्बत और ज़्यादा शिद्दत से महसूस करने लगे थे, मगर भी माहौल की आज़ाद फ़िज़ा और बेबाक माहौल भी इन्हें अपनी जानिब मतवज्जो नहीं कर सका था। शाम का वक्त था। वो ऑफिस से लौटे थे, कपड़े चेंज करके अपनी ली कॉफ़ी बनाकर बेडरूम में आ गए, जहाँ सबा और दानियाल की तस्वीर जो उन्होंने मोबाइल कैमरे में महफूज कर ली थी और बाद में कंप्यूटर में से इनके प्रिंट निकलवा लिए थे, इनकी यादों का मस्कन बनी हुई थी। इनकी सुबह सबा की सूरत देखकर होती थी थकन, दानियाल की मासूम मुस्कुराहट और हंसी देखकर दूर हो जाती थी और शब को वो सबा की कुर्ब का एहसास लिए नींद की वादी में उतर जाते थे। लेकिन आज की शाम बहुत बेचैन थी और क्यों ना होती। आज इनकी मोहब्बत ने इन्हें बेख्तियारी में पुकारा था। एहसन कमाल को अपनी कैफियत से किसी तौर पर करार नहीं आ रहा था। कॉफ़ी का मग रखे रखे यख हो गया था। इनका दिल चाहा कि अपने घर फ़ोन करके सबा की खैरियत मालूम करे, लेकिन इतने बरसों में चाहते हुए भी उन्होंने कभी अपने घर वालों से बलखुलूस अपनी मम्मी से सबा का जिक्र नहीं किया था। इसी वजह से वो अब भी घर फ़ोन करने से झिझक रहे थे। सबा, आपने पुकारा है ना मुझे? सबा, मेरा दिल क्यों बेचैन है? आप रो रही हैं ना? बहुत अरसे से मैं आपके लिए बहुत दर्द महसूस करने लगा हूँ। सबा, अपना दर्द अपना गम मुझसे शेयर क्यों नहीं करती हैं? वो सबा की फ्रेम शुदा तस्वीरें उठाकर से देखते हुए बेकरारी से बोले थे, जिसे वो तस्वीर इन्हें जवाब ही तो दे गई थी। एहसन कमाल, सबा की शादी हो चुकी, वो भला तुम्हें क्यों पुकारेगी? इनके दिमाग ने हकीकत से आशना कराया था, तो फिर ये बेकरारी क्यों है? ये दिल क्यों तड़प रहा है सबा के लिए? से सबा की पुकार क्यों सुनाई दे रही है? क्यों वो बेबसी से चीख उठी? इसी वक्त टेलीफोन की घंटी बज उठी। हेलो। एहसन कमाल ने रिसीव किया था। दूसरी जानिब इनके बड़े भाई मोहसिन कमाल मौजूद थे। इस्लाम दुआ और बिजनेस वगैरह की बातों के बाद मोहसिन कमाल ने बताया, एहसन यार, वो तुम्हारी दोस्त नहीं थे फ़िरोज़ अली? जी भाई, क्या हुआ इन्हें? एहसन कमाल के दिल ने डरते डरते धड़कनों में भूचाल बर्पा कर दिया था। उन्होंने तेज़ी से पूछा, वो आज एक बिजनेस मीटिंग में मुझे मिले थे। मैंने खैरियत मालूम की तो पता चला कि इनकी वालदा का इंतकाल हो चुका है। ओह नो, कब, कैसे? एहसन कमाल ने भी दुखी होकर पूछा। यही कोई 2.5-3 माह हो चुके हैं। बीमार थी। और हाँ, फ़िरोज़ अली तुम्हारा हाल हवाल पूछ रहे थे, गिला कर रहे थे कि तुम ना तो इनसे मिलकर गए थे और ना ही इनसे लंदन जाकर कोई रब्ता रखा। सलाम कह रहे थे तुम्हें। वालेकुम सलाम। तुम इन्हें फ़ोन करके इनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत ज़रूर कर लेना। जी मैं कर लूँगा फ़ोन। ओके भाई, घर में सबको सलाम कहिएगा। अल्लाह हाफिज़। एहसन कमाल ने अपनी बात मुकम्मल करते फ़ोन बंद कर दिया। इन्हें अंदाज़ा था कि माँ की मौत ने सबा को किस तरह तोड़ कर रख दिया। अगर वो तो उसे तसल्ली दिलासा भी नहीं दे सकते थे। बेबसी थी। दिन के 10 बजे थे। सबा कॉलेज गई हुई थी। फ़िरोज़ अली ऑफिस और तीनों बच्चे स्कूल जा चुके थे। नाज़िर किचन में दोपहर के खाने के लिए इंतज़ाम कर रही थी और इसी दौरान टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो, नाजिश भाभी ने आकर फ़ोन रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जानिब एहसन कमाल बोल रहे थे। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? एहसन कमाल बात कर रहा हूँ लंदन से। एहसन भाई कैसे हैं आप? इतने सालों बाद आपको हमारी याद कैसे आ गई? नाजिश भाभी ने हैरत और मुसरत से सवाल किया। भाभी, मैं आप लोगों को भूला ही कब हूँ, बस हिम्मत नहीं हो सकी फ़ोन करने की। रात मौसम भाई का फ़ोन आया था। इनकी ज़बानी रुकैया आंटी की वफ़ात का इल्म हुआ तो यकीन जानिए बहुत दुख पहुंचा है। मैंने ताज़ियत के लिए फ़ोन किया है। शुक्रिया एहसन भाई, बस अल्लाह के काम में कौन दखल दे सकता है। हम भी इस गम से अब कहीं जाकर संभले। खुशियाँ तो जैसे घर का रास्ता ही भूल गई हैं। आप अपने सुनाए, आप तो खैरियत से हैं ना? नाजिश भाभी ने संजीदगी से कहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फ़िरोज़ हैं घर पर? नहीं, वो तो ऑफिस में होते हैं इस वक्त। नाजिश भाभी ने बताया। भाभी, फ़िरोज़ से मेरा सलाम कहिएगा, ताज़ियत पहुंचा दीजिएगा। जी ज़रूर पहुंचा दूंगी। और भाभी, घर में सब लोग खैरियत से हैं ना? ऐसा कमाल ने जब सबा के मुतालिक पूछना चाहा तो नाजिश भाभी इनकी बात का मतलब फ़ौरन समझ गई थी। मुस्कुराकर बोली, जी एहसन भाई, अल्लाह का शुक्र है बच्चे स्कूल में हैं और सबा ने MSc करने के बाद कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। माशाल्लाह केमिस्ट्री की टीचर है कॉलेज में। वेरी गुड। सबा बहुत ज़हीन है। मेरी तरफ से इन्हें भी ताज़ियत पहुँचा दीजिएगा। एहसन कमाल ने सबा की कारकर्दगी जानकर खुश होकर कहा, आप सबा से बात नहीं करेंगे? भाभी, हो सकता है कि सबा अब मुझसे खुद ही बात ना करना चाहे। इनका मुझसे बात करना और इनके शोहर को बुरा भी तो लग सकता है ना? मैं सबा के लिए कोई मसला खड़ा नहीं करना चाहता। एहसन कमाल ने संजीदा और पुरखलूस लहजे में कहा तो नाजिश भाभी इनकी सबा के लिए पुरखलूस मोहब्बत और शोहर वाली बात पर बैक वक़्त हैरान हुई थी। एहसन भाई, आपसे किसने कह दिया कि सबा की शादी हो गई है? सबा ने तो शादी की ही नहीं है, फिर शोहर का बुरा लगना कहाँ से आ गया बीच में? नाजिश भाभी ने बताया तो वो झटके से अपनी जगह से उठ खड़े हुए। इनको अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या भाभी क्या वाकई सबा ने अब तक शादी नहीं की?
नहीं एहसन भाई, हम तो इसे समझा समझा कर थक गए हैं। आजकल भी इसके 2-3 प्रपोज़ल आए हुए हैं मगर वो मानती नहीं है। नाजिश भाभी ने संजीदगी से बताया तो वो तासुब से बोले, ओ माय गॉड, तो मुझसे झूठ बोला गया था और ये झूठ यकीनन आपकी मम्मी ने ही आपसे बोला होगा। सबा की शादी हो गई है ना एहसन भाई? नाजिश भाभी ने इनकी हैरत पर पुरयकीन लहजे में कहा तो उन्होंने भी फ़ौरन इतराफ़ कर लिया, जी भाभी, लेकिन आपने इतने यकीन से कैसे कही है ये बात? क्योंकि इनके कहने पर ही हमने और सबा ने आपके रिश्ते से इनकार किया था क्या? जी एहसन भाई, नाजिश भाभी ने दानास्ता इन्हें सारी हकीकत बता दी थी और वो शर्मिंदगी और दुख की दलदल में धंसते चले जा रहे थे। भाभी, आप लोगों ने मुझसे इतने साल ये हकीकत क्यों छुपा रखी? एहसन कमाल ने दुखी लहजे में पूछा। सबा ने मुझे मना कर दिया था, वो आपकी और आपकी मम्मी के दरमियान रंजिश का सबब नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने सबा के ख्यालात में भी तफसील से एहसन कमाल के गोशो गुजार कर दिए थे। इनके दिल में सबा की मोहब्बत और इज़्ज़त मज़ीद बढ़ गई थी और दिल ही और साथ ही दिल की बेकरारी भी। एहसन भाई, आपने शादी कर ली क्या? नाजिश भाभी ने पूछा। नहीं भाभी, सबा के बाद कोई लड़की दिल और निगाह में जची ही नहीं, रूह में बसी ही नहीं, तो फिर कैसे कर लेता शादी? वो बेबसी से बोले। तो अब तो आपको हकीकत का इल्म हो गया ना, अब क्या इरादे हैं? भाभी, सबा मान जाएंगी क्या? क्यों नहीं मानेंगी? नाजिश भाभी ने फ़ौरन कहा। एहसन भाई, 5 साल पहले भी सबा अगर किसी से शादी के लिए मानती तो वो आपके लिए मानती, लेकिन आपकी मम्मी ने जिस तरह इसे हर्ट किया और बेइज्जत किया था ना, वो इनकार ना करती तो और क्या करती? आपने तन्हाई काटी है तो ये ज़ाब इसने भी तो झेला है और वो बहुत एहसास, मुखलिस और मोहब्बत करने वाली लड़की है। आप इससे इतनी मोहब्बत करते हैं तो क्या 5 साल गुजरने के बाद भी इससे पाने की कोशिश नहीं करेंगे? अपनी मम्मी को क्या अब भी नहीं मना पाएंगे? नाजिश भाभी ने ज़िंदगी से कहा तो वो दिल से चाहती थी कि सबा और एहसन कमाल रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो जाए। भाभी, अब तो इन्हें मानना ही पड़ेगा। वो हर दूसरे दिन मुझे फ़ोन करके वापस आने और घर बसाने का कहती हैं और अब मैं इसी शर्त पर वापस आऊँगा कि वो सबा से मेरी शादी बाखुशी करने पर राज़ी हो जाएँ। ओके भाई, इंशाल्लाह फिर बात होगी, खुदा हाफिज़। एहसन कमाल ने पुरअज़म और संजीदा लहजे में जवाब दिया और लाइन कट गई। या अल्लाह, अब तू ही अपने करम से सबा और एहसन की शादी करवा दे। नाजिश भाभी ने दिल से दुआ मांगी थी। वो एहसन कमाल को सारी हकीकत बताने के बाद बहुत खुश थी। सबा की एहसन कमाल के लिए पसंदगी और इनसे पोशीदा तो नहीं थी, इसलिए चाहती थी कि इस बार तो सबा को इसका प्यार मिल जाए और जो इससे प्यार करता है वो इसे जल्द से जल्द बना ले। सबा वो अपने आखिरी पीरियड लेने के बाद कॉलेज के बरौनी गेट की जाने बढ़ी थी। इस मानूसी आवाज़ ने इसके कदम वही जमा कर रख दिए थे। अस्सलाम वालेकुम सबा। आवाज़ मज़ीद करीब से करीब आती जा रही थी तो सबा ने फ़ौरन गर्दन घुमाकर देखा। सामने एहसन कमाल का चेहरा था, बहुत दिलकश, बहुत वजिया, मुस्कुराती आंखें, दिलनशीन होंठों पर मचलता तबस्सुम। वो 5 साल बाद इस चेहरे को, इस पैकर वजीहा को अपने रूबरू देख रही थी। धड़कने पल भर को साकत हुई थी, फिर इनमें तेज़ी आ गई। आंखों में हैरत मोई इन्हें तके जा रही थी और एहसन कमाल इसकी हैरत से महफूज हो रहे थे। हेलो, एहसन कमाल ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो चूंगी। आप? इसके लब आस्तगी से हल्के। जी मैं एहसन कमाल। आप वापस आ गए? जी हाँ, किसी की पुकार ने दिल पर दस्तक दी सो दौड़ा चला आया। आप सुनाइए सबा, कैसी हैं आप? वो मोहब्बत पर नज़रों से देखते हुए पूछ रहे थे। इसने बेख्तियार मायनी खेज जवाब दिया, जैसे आप छोड़कर गए थे, वाकई आप बिल्कुल वैसी ही हैं, प्यारी सी गुड़िया। 5 साल पहले में आप ज़रा से भी नहीं बदली। वो इसकी स्मार्टनेस देखकर मुस्कुराते बोले, अब आप भी तो नहीं बदले सबा। इनके मर्दाना वजाहत की कशिश से पुरवजूद को देखते हुए कहा तो वो पहले से ज़्यादा चार्मिंग हो गए थे। अब क्या मुझे बदल जाना चाहिए? ऐसा कमाल ने सवाल किया। 5 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है, वो नज़र झुकाकर बोली, लेकिन सच्चे बेलोस मोहब्बत करने वालों के ना दिल बदला करते हैं और ना ही रस्ते। ऐसा कमाल ने इसकी वजूद को आंखों की गिरफ्त में लिए बहुत जज्बे से कहा तो सबा पलके उठाकर हैरत से ने देखा। इनका चेहरा इनकी बात की गवाही दे रहा था। इनकी आंखों में मोहब्बत का समुद्र ठाठे मारा था। आप? वो कुछ बोल ही ना सकी। सबा, मैं आज भी आपका मुंतज़िर हूँ, शादी करेंगी मुझसे? एहसन कमाल ने प्यार भरी नज़रों से देखते हुए इन पर इंकिशाफ किया तो वो चकरा कर रहेगी। कोई शख्स इतना इंतज़ार भी कर सकता है इसके लिए? इसकी मोहब्बत भरी रफ़ाकत के लिए इसे यकीन करना पड़ रहा था, क्योंकि एहसन कमाल सबूत के तौर पर इसके रूबरू खड़े थे। इतनी वर्ष की किस कदर अज़ियत से दो चार किया था इसके इनकार ने, और वो ये सोच कर शर्मिंदा हो गई। और अब इनका सवाल, माय गॉड, एहसन साहब ने सिर्फ एहसन कही। वो इसे नरमी से टोक कर बोले, मुझे ऐसा कोई हक हासिल नहीं है, मैं ऐसा हर हक आपको दे रहा हूँ। प्लीज़ ये तकल्लुफ़ की दीवार अपने और मेरे बीच से गिरा दीजिए सबा, वरना मेरा दम घुट जाएगा। एहसन कमाल ने इसके चेहरे को देखते हुए करब और हसरत भरे लहजे में कहा तो वो बेचैन हो गई। आप वापस क्यों चले आए हैं? आपने नहीं पुकारा था? नहीं। सबा ने दिल पर पत्थर रखकर नजरें चुराकर बोला, देखिए सबा, मेरी तरफ देखकर कहें क्या मैं यूं ही चला आया हूँ? यहाँ कोई मेरा मुंतज़िर नहीं जिससे मैं जो रिश्ता जोड़ने की खातिर परदेस से दौड़ा चला आया हूँ। बताइए ना सबा,
एहसन कमाल ने बेकरारी से पुर लहजे में पूछा। एहसन साहब, रिश्ता सिर्फ मर्द और औरत या लड़का और लड़की के बीच नहीं जुड़ता बल्कि पूरे ख़ानदान से जुड़ता है। लड़की का ताल्लुक सिर्फ अपने शौहर से नहीं होता बल्कि इसके घर वालों से भी होता है। घर और ख़ानदान का एक फ़र्द भी अगर इस रिश्ते से नाखुश हो तो लड़की की ज़िंदगी जीरन हो जाती है। वो फूलों की चाह में सारी ज़िंदगी कांटों पर सफ़र करने पर मजबूर कर देती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अनचाही बहू बनकर आपके घर नहीं जा सकती। आप कोई अच्छी लड़की देखकर इससे शादी कर लें। सबा की निगाहों में इनकी मम्मी का चेहरा, समातों में इनकी तलख और जहरीली बातें गूंज रही थी। इसने दिल की आवाज़ पर कान बंद करके स्पार लहजे में कहा। एहसन कमाल इसकी बात का मतलब इसके इनकार का सबब खूब जानते थे। मुस्कुराते हुए बोले, मैं अच्छी सी लड़की को ही तो देख रहा हूँ, शादी की दरख्वास्त कर रहा हूँ। हाँ, दरख्वास्त मंजूर नहीं होती एहसन साहब। सबा, मुझे नाजिश भाभी ने सारी हकीकत से आगाह कर दिया है। मैं मम्मी के रवैये पर बहुत नादिम हूँ। उन्होंने मुझसे भी झूठ बोला था कि आप मुझे नापसंद करती हूँ, किसी और से शादी करके अपना घर बसा चुकी हैं। मैं तो इसके बावजूद किसी को अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम ना दे सका जो आपको देने का ख्वाहिशमंद रहा। सबा, मैं जानता हूँ आप मम्मी में अपनी नुसरत आंटी का अक्सर देख रही हैं, लेकिन यकीन कीजिए वो ऐसी नहीं है। मम्मी ने आपकी इंसल्ट की थी, आपको अपने रवैयों और लफ्ज़ों से बहुत हर्ट किया था, जिसका मुझे बहुत दुख है। इनके रवैये की मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी सबा। ऐसा कमाल ने संजीदा और नदामत अमेज़ लहजे में कहा, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हर माँ अपनी औलाद के मुतालिक अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करने का हक़ रखती है। सबा ने चलते हुए कहा तो वो 20 के बराबर कदम से कदम मिलाकर चलते हुए पूछने लगी, दानियाल कैसा है? माशाल्लाह बहुत एक्टिव, नोटी और इंटेलिजेंट है। अब तो स्कूल जाने लगा है। सबा ने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड। सबा, आपको नहीं लगता कि इसे माँ के प्यार के साथ साथ बाप का शफकत भरा साया भी चाहिए? क्या बताया है आपने दानियाल को इसके पापा के बारे में? असल हकीकत मैंने अभी से नहीं बताई, वो ज़रा बड़ा समझदार हो जाएगा तो बताऊंगी। अभी तो उसे यही बताया कि इसके पापा दूसरे मुल्क में काम करने गए हैं, इसके लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने लेकर आएंगे। सबा ने गेट के आते में खड़ी अपनी कार के करीब रुकते हुए बताया, इसने अपनी कॉलेज की तनख्वाह से और कुछ फ़िरोज़ अली की मदद से कार 1 माह पहले ख़रीदी थी। अब इससे कॉलेज आने जाने और महरोज़ दानियाल वगैरह को स्कूल छोड़ने की सहूलत हो गई थी। वैसे तो गलत तो नहीं बताया आपने दानियाल को? एहसन कमाल ने कहा, जी। दानियाल को घर जाकर बता दीजिएगा कि इसके पापा दूसरे मुल्क से वापस अपने मुल्क आ गए हैं और इसके लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने भी साथ लाए हैं। एहसन कमाल ने इसके सरापे पर निगाह भरपूर डालते हुए कहा, मैं अब आपको मज़ीद तनहा सफ़र नहीं करने दूंगा, अपनी हम सफ़र बनाकर दम लूँगा। उन्होंने अटल लहजे में कहा, लेकिन नहीं सबा, अब कुछ नहीं सुनूंगा। बहुत सज़ा काट ली मैंने, हिजर का कड़ा अजाब झेला है मैंने, मेरा सफ़र आएगा मत करे। मम्मी अपने किए पर, अपने रवैये पर बहुत नादिम है सबा। मैं इसी शर्त पर वापस आया हूँ कि उन्होंने मेरी बात मान ली थी, वो तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं सबा। एहसन कमाल ने नरम मगर संजीदा लहजे में बताया, वो मजबूरन मानी है, वरना 5 साल बहुत होते हैं सोचने और फैसला करने के लिए। वो माँ है, आखिर बेटी की ज़िद मानकर इसकी दूरी को ख़त्म करना ही इन्हें मुनासिब लगा होगा। वो मुझे आपकी वजह से मजबूरन मसलियतन कबूल करेंगी, दिल से कबूल नहीं करेंगी, और मैं चोरों की तरह इनसे मुँह छुपाते नज़र चुराते हुए इस घर में कैसे रह पाऊँगी? प्लीज़ एहसन साहब, आप मुझसे बार बार वही सवाल मत करें, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। सबा अपनी मोहब्बत, ख्वाहिश और खुशी का गला घोंटते हुए संजीदगी से कहा, और हर्ट करना कैसे कहते हैं? एहसन कमाल ने ज़ख्मी लहजे में पूछा तो नज़रें चुरा के शर्मिंदा सी होकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट करके हॉर्न दिया। चौकीदार ने गेट खोल दिया, वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाकर ले गई। एहसन कमाल ने तवील सांस लबों से खारिज करते हुए अपनी बेबसी से नफ़ी में सर हिलाया और ख़ुद भी बाहर अपनी गाड़ी में आ बैठे। कितना इंतजार था सबा को एहसन का, अब वो आ गए थे इसकी खातिर, तो फिर वही पुरानी वजह रुकावट बनकर, दीवार बनकर इसकी मोहब्बत के दरमियान हायल हो गई थी। वो एहसन कमाल को फिर से इनकार करके तड़पा रही थी। इकरार करती तो वो एहसन कमाल को फिर से इनकार करके तड़प रही थी। इकरार करती तो ज़मीना कमाल अहमद से नुसरत आरा का रूप धारे हुए सामने आती हुई दिखाई देने लगी थी। वो एक बार फिर रब की दरबार में अपना मुकदमा लेकर हाजिर हो गई थी। इससे रहनुमाई तलब कर रही थी, रो रही थी, सुकून कल्ब की फरियाद कर रही थी, मोहब्बत के साथ की इल्तिजा गई थी। आज संडे था, छुट्टी का दिन था। वो आराम से सो कर उठी थी। रात देर तक जागने के बायस सुबह आँख भी देर से खोली थी। उठकर शावर लिया, सफ़ेद कलर का कॉटन का सूट जेबतन किया, जिसके कमीज़ के गले और बाजू पर सफ़ेद धागों और मोतियों का नफीस काम किया हुआ था, और दुपट्टे के पल्लुओं पर सफ़ेद धागे और मोतियों की बहार लहरा रही थी। इसने बहुत अरसे बाद सफ़ेद लिबास पहना था। ऐसे कमाल की बात मानते हुए वो सारे शौक रंग पहनती रही थी। आज यूं ही सफ़ेद जोड़ा पहने को दिल चाहा तो नहाकर पहन ली। रेशम से बालों में कंघी करने के बाद आंखों में काजल की हल्की सी लकीर लगाई और सर्दी से बचने के लिए हीटर के आगे बैठी। मामा जानी जल्दी से आए, देखिए कौन आया है। दानियाल की खुशी से भरपूर आवाज़ इसके कानों में पड़ी तो वह हैरान होकर सोचने लगी कि कौन आ सकता है। इस वक्त वो हीटर ऑफ करके कमरे से बाहर निकला। ड्राइंग रूम के करीब पहुंची तो दानियाल खुशी से दौड़ा चला आया। इसके हाथों में खिलौने थे। वो इसके पास पहुंचते खुशी खुशी बताने लगा, मामा पापा आ गए हैं, ये देखें मेरे लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने भी लेकर आए हैं। देखें मामा
मम्मा अच्छे हैं ना? जी बेटा अच्छे हैं। कहाँ हैं आपके पापा? वो मुंतशिर होती धड़कनों को संभालने की कोशिश में हलकान होते हुए पूछी। दानियाल इसका हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में ले आया। यहाँ है मेरे पापा, ये रहे। अस्सलाम वालेकुम। एहसन कमाल ने बड़े दिलनशीन अंदाज में मुस्कुराते अस्सलाम की तो उसने मरे में लहजे में जवाब दिया, वालेकुम सलाम। मामा पापा कितने प्यारे हैं ना, आपके जैसे बहुत प्यारे, गोरे गोरे खूबसूरत हैं ना मामा। दानियाल इसका हाथ पकड़ कर हिलाते हुए खुशी से बोल रहा था। इसकी खुशी काबिले दीद थी। महविश और महरोज भी खिलौने देख रहे थे। एहसन कमाल इनके लिए भी खिलौने लाए थे और वो भी बहुत खुश थे। हाँ, वो खोए खोए लहजे में बोली। नजरें एहसन कमाल पर जमी थी। पापा ने मुझे ढेर सारा प्यार भी किया है। पापा आप मम्मा को भी प्यार करें ना, दानियाल ने अपनी मासूमियत और सादगी में कहा। तो सबा हया से तप कर सुर्ख हो गया और ऐसा कमाल हंस दिए। दानी जाएं आप खेलें, और आप दानियाल के लिए ये सब क्यों लाए हैं? वो दानियाल को डांट कर ऐसा कमाल से मुखातिब हुई, क्योंकि मैं इनका बेटा हूँ और ये मेरे पापा हैं। ऐसा कमाल के बोलने से पहले दानियाल बोल पड़ा, सुना आपने? ऐसा कमाल ने हंसकर कहा। आप वो जिद होगी? अरे बाबा खफा ना हो, आपके लिए भी लंदन से मैं बहुत कुछ लाया हूँ प्यार समेत, लेकिन मिलेगा तब जब आप मेरी घरवाली बनेगी। ऐसा कमाल ने इसके उजले उजले सरापे को चाहत से देखते हुए कहा। तो सटपटाकर वहाँ से बाहर निकल गई। बेटा आप तीनों खेलो, मैं आपकी मामा को मना लूंगा। ऐसा कमाल ने दानियाल को प्यार करके कहा और वह बाहर चला गया। चले आए। सबा सतून के करीब खड़ी थी। इन्हें देखा तो खूबी से रुख फेर लिया। सबा ऐसा कमाल ने प्यार से इसे पुकारा तो उसका दिल मुट्ठी में आ गया। इसने इनकी जानिब देखा तो उसकी आंखों में नमी देखकर वो तड़प गई। आप क्यों कर रही हैं सब? आप चले जाएंगे तो मैं कैसे बुलाऊंगी दानी को? क्या जवाब दूंगी इसे जब वो आपके मुतालिक सवाल करेगा कि आप कहाँ चले गए हैं? सबा ने कामती आवाज़ में सवालात की बुछाड़ कर दी। दानी अब आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि मैं दानी को और इसकी मामा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ऐसा कमाल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो हया से सुर्ख चेहरा लिए लब काटने लगी। प्लीज़ जाइए यहाँ से। वो शर्म हया से पानी पानी हो गई। चिढ़कर बोली, दिल की हालत अजीब हो रही थी। चेहरा हया से गुलनार था। पहले ये बताएगी ये सफ़ेद लिबास क्यों पहना है? मैं मर गया हूँ क्या? अल्लाह ना करे। सबा की ज़बान से बेख्तियार फिसल गई और वो अपनी बेख्तियारी पर शर्मिंदा सी नजरें चुरा गया। ऐसा कमाल को इसकी बेख्तियारी ने बहुत लुत्फ और मसरत से हमकिनार किया। इसकी कैफियत तो हालत से महफूज हो रहे थे। इसकी इस हरकत पर हंस पड़े। शर्म तो नहीं आती आपको? एक तो फजूल बातें कर रहे हैं और ऊपर से हंस भी रहे हैं। सबा ने गुस्से से कहा। तो इन्हें बहुत अच्छा लगा इसका ये अपनाइए तो बड़ा खफा खफा सा अंदाज और लहजा। आपको दुख हुआ ना मेरी इस बात से? उन्होंने संजीदगी से पूछा। आपकी बला से मुझे दुख पहुंचे या सुख? प्लीज़ जाइए यहाँ से, मुझे तनहा छोड़ दे। वो बिकती आवाज़ में बोली। सर पर दुपट्टा ओढ़ती इन्हें बेकरार कर गई। तन्हाई काटने लगी। तो मुझे पुकार लेना। ऐसा कमाल ने इसके सादा पुरकशिश और बावकार सरापे को निगाह में समाते हुए कहा। तो और तेज़ी से गेट की जानिब बढ़ गई और देखते ही देखते गेट को बूर करके सबा का दिल ऐसा ऐसा पुकारता रह गया, मगर ज़बान पर तो जैसे ताले पड़ गए थे। आज दानियाल बहुत ज़्यादा खुश था। ऐसा कमाल के लाए हुए कपड़े, खिलौने और चॉकलेट सबको यूँ दिखा रहा था जैसे इसे कोई का ख़जाना मिल गया हो। ऐसा कमाल के जाने के बाद वह बाबा सबा से पूछा था, मामा पापा कहाँ चले गए? बेटा वो अपने दोस्तों से मिलने गए हैं। सबा ने झूठ बोला। पापा वापस आ जाएंगे ना? मामा आ जाएंगे, सबा ने लड़ती आवाज़ में जवाब दिया। और अगर वो तुम्हारी से हठधर्मी के पास कभी लौट कर ना आए तब क्या करोगी? नाजिश भाभी ने पहली बार इससे बात करते हुए लहजे में सख्ती पैदा की थी और वो हैरान होकर देने लगी। भाभी हद होती सबा, हठधर्मी, बेहिसी और नादानी की नाकदरी और नाशुक्री करके तुम अपना ही नुकसान कर रही हो। कहाँ मिलेगा इतना मुखलिस इंसान तुम्हें जो तुम्हारी एक आंख के इंतजार में अपनी ज़िंदगी के माहों साल बर्बाद कर रहा है? तुम तो नुसरत आरा के खौफ से ही नहीं बाहर निकल सकी आज तक। किस बात का बदला ले रही हो? ऐसा कमाल से एक तो बेवा हो, ऊपर से 5 साल के बच्चे की माँ हो। कौन कबूल करता है आजकल मोहब्बत और इज्जत के साथ ऐसी औरत को? ये तो ऐसा भाई की मोहब्बत और कुशीदा दिली है। वो आज तक तुम्हारे लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वरना इन्हें जैसे मालदार तालीम याफ्ता डैशिंग बंदे के लिए अच्छी लड़कियों की कोई कमी तो नहीं है। नाजिश भाभी ने गुस्सेले लहजे में कहा। तो वो इनके अंदाज़ और लहजे से हट होते हुए बोली, मैंने ऐसा कब कहा? तो बार बार इन्हें इनकार करके अपनी अहमियत जताना चाह रही है। और नाजिश भाभी ने तेज़ लहजे में कहा, ये इनका अंदाज़ तो ना था। भाभी सबा को दिली सदमा पहुंचा था। माँ जैसी दोस्त भाभी के इस रवैये से ऐसा कमाल ने नाजिश भाभी को फ़ोन करके सबा का निकार बता दिया था। वो इसलिए गुस्से में थी। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, वह मुश्किल बोली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब तुम इस घर से रुखसत हो जा। नाजिश भाभी ये कहकर बच्ची खाने में चली गई थी और डूबते टूटते दिल को संभालते हुए अपने कमरे में आकर रो पड़ी। भाभी ठीक ही तो कह रही हैं सबा, तुम कब तक लोगों की बातों और निगाहों का मरकज़ बनी रहोगी? इनकी रहम कर खाती हमदर्दाना नज़रों से कब तक खुद को बचाओगी? सब तुम्हें देख कर आहें भरते। तुम्हारी कम उम्री में बेवगी, अकेलेपन और
पर इज़हार हमदर्दी करते हुए इशारा कनाइयों में शादी का मशा देती हैं। कल को वो तुम्हारे किरदार पर शक भी कर सकते हैं। और दानियाल जो अब एहसन कमाल को अपना बाप समझ कर खुशी से खिल उठा था। इसके सवालों के जवाब कहाँ से दोगे? इसका दिल अब तुम्हारी झूठे बहानों से नहीं बहलेगा। क्यों कुफरान नेमत करी हो? भाभी ने भी ताना दे दिया है अब तो। आखिर वो भी कब तक एक बेवा नंद को अपने घर में बर्दाश्त कर सकती हैं? वो तो तुम्हें अपने शोहर की जिम्मेदारी समझ कर परेशान ही रहेंगी ना हमेशा। सबा हर खौफ दिल से निकाल दो। एहसन कमाल तुम्हारा साथ मुखलिस है, इनका साथ मोहब्बत भरा साथ कबूल कर लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एहसन कमाल का हाथ थाम लो इससे पहले कि भाई का घर भी तुम पर तंग हो जाए। अपने शौहर का घर आबाद कर लो। वो दिलो दिमाग की बातों पर गौर कर रही थी और शायद किसी फैसले पर पहुंचने वाली थी। इसे अंदाजा था कि इस बार इसे अपनी तमाम कश्तियाँ जलाकर जाना होगा। ये रिस्क से लेना ही होगा। वह नमाज अदा करने के दुआ मांगने के बाद मुतमिन थी। मामा अब पापा मुझे खुद स्कूल छोड़ने जाया करेंगे ना, मेरे फ्रेंड्स के पापा की तरह? दानियल इससे पूछा था। जी बेटा, से दानियल की परेशानी चुमकर कहा। हाँ मामा, हम पापा के साथ नए घर में जाएंगे ना। आपसे किसी ने कहा? पापा ने बताया था कि वो आपको और मुझे नए घर में लेकर जाएंगे और आपको दुल्हन बनाकर लेकर जाएंगे और कभी वापस दूसरे मुल्क नहीं जाएंगे। मैंने पापा से प्रॉमिस लिया था। दानियल इसके पहलू में लेटा मज़े से बता रहा था। दानी बेटा सो जा, रात बहुत होगी। वो भीगती आवाज़ें बोली। पापा मामा, पापा कह रहे थे कि नए घर में मेरी दानी बेटे का अलग से प्यारा सा कमरा होगा जहाँ दानी की किताबें और खिलौने होंगे और दानी वहाँ मज़े से रहेगा। कितना मज़ा आएगा मामा, मेरा कमरा अलग से होगा प्यारा सा। वो अपनी मासूम और खुशी चहकती आवाज़ में से बता रहा था और इसकी आंसू बहते चले जा रहे थे। आई एम सॉरी एहसन, मैंने आपके अरमानों को बहुत नज़रअंदाज किया, बहुत दुख दिया है आपको, बहुत आजमाया है आपको। आई एम रियली सॉरी। सबा ने दिल में इन्हें मुखातिब करके कहा और आंसू पूछ लिए। दानिया सो गया था, ऐसे नींद नहीं आ रही थी। वो कमरे से बाहर निकली तो लॉन्च की लाइट जली देख कर ठटकी। चंद कदम आगे आए तो उसके कानों में नाजिश भाभी और फिरोज़ अली की आवाज़ें पड़ी। फिरोज़ अली कह रहे थे, नाजिश हम सबा के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं कर सकते? हमने इसके बड़े हैं, माँ बाप की तरह पाला है हमने। सबा को ये सलाह दे रही है वो हमारी मोहब्बत और शफ़क़तों का कि आज हमें इसकी दूसरी शादी के लिए इसके जवाब का इंतज़ार करना पड़ा है। क्या कमी है एहसन भाई में जो 5 साल से इनकार कर रही है? अब तो इनकी मम्मी भी दिल से सबा को अपनी बहू कबूल करने को तैयार है, मगर सबा बीबी का तो दिमाग ही आज 7वें आसमानों पर पहुंचा हुआ है। अब आसमान से शहजादा आएगा ना इस बच्चे वाली बेवा के लिए। इतनी नाकदरी करी है वो एहसन भाई की कुदरत को। अगर इसकी नाशुक्री पसंद ना आई तो सारी ज़िंदगी तनहा बैठी रहेगी। कोई नहीं पूछेगा फिर इसे। हम तो अपने हैं जो इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। नाजिर भाभी तेज़ और तक लहजे में बोल रही थी और सबा के वजूद की सबा का वजूद धज्जियाँ बखेरता जा रहा था। ओहो नाजिश बस करो, वो कौन सा हम पर बोझ अपना कमाती खाती है, बल्कि महविश और महरोज़ के लिए भी शॉपिंग करती। क्या कहती है वो तुम्हें? फिरोज़ अली ने संजीदा लहजे में कहा तो गुस्से से बोली। वो मुझे क्या कहेगी? दुनिया तो कहती है ना भावज नंद की दूसरी शादी नहीं होने देती, इसकी कमाई खा रही है। बुरी तो मैं ही बन रही हूँ ना, आखिर को भाभी हूँ। भाभी तो सोने का नवाला भी खिलाते तब भी नंदों के हक़ में बुरी ही खिलाती है। अच्छा छोड़ो इस किस्से को। कैसे छोड़ूँ? आज फैसला होकर ही रहेगा। सबा की शादी होकर रहेगी। इसे एहसन भाई से शादी नहीं करनी ना करे। मेरी एक दोस्त ने अपने भाई के लिए सबा का रिश्ता मांगा है। सबा को सास का डर भी नहीं होगा। लड़का उम्र का ज़रा ज़्यादा है मगर अकेला है, अच्छा कमाता है, सास ससुर नहीं है, एक बहन है, वो भी शादीशुदा अकेली रहेगी। दानियाल को भी बाप की मोहब्बत मिल जाएगी। वो भी अक्सर सवाल करता है, मेरे पापा घर क्यों नहीं आते, हमारा अलग घर क्यों नहीं है, मेरे पापा और बच्चों की तरह मुझे स्कूल क्यों नहीं छोड़ने जाते, मैं अकेला क्यों हो, मेरा कोई भाई बहन क्यों नहीं है। उम्र के साथ साथ इसकी सवालात भी बढ़ते जा रहे हैं जो सबा के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। सबा लाख और करोड़ों भी कमाने लगे ना तो भी रहेगी तो एक औरत ही ना, और अकेली औरत इस माशरे में अच्छी नज़र से नहीं देखी जाती। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सुन रहा हूँ, तुम सही कह रही हो। साथ ही कोई हमसफ़र होना चाहिए वरना ज़िंदगी मुश्किल दुश्वार हो जाती है। फिरोज़ अली ने संजीदगी से जवाब दिया। सबा की अकल में ये बात नहीं आती मर्द का सहारा औरत के लिए कितना ज़रूरी होता है। कोई आपको अपनी ज़िम्मेदारी समझने वाला, आपका ख्याल रखने वाला, दुख सुख शेयर करने वाला, मोहब्बत देने वाला तो होगा। जिससे बेटे को आज वो अपना बाजू और सारा कह रही, कल को वो भी दुनिया की भीड़ में गुम हो जाएगा। अपनी बीवी और बच्चों दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलेगी। इससे फिर सबा को एहसास होगा कि इसने शादी ना करके कितनी बड़ी गलती की। अब तो इसके हुस्न का चांद चमक रहा है और लोग इसे अपनाना भी चाह रहे हैं। कल को ज़रा सा गहन लगा तो इससे कोई पूछेगा भी नहीं, कहे इससे एहसन भाई के लिए हाँ कर दे। क्यों इनकी और दानियाल की ज़िंदगी भी बर्बाद करने पर तुली है। दानियाल तो एहसन कमाल को अपने पापा के रूप में देख चुका है, अब वो किसी और को कबूल भी नहीं करेगा। नाजिश भाभी ने तेज़ लहजे में कहा। हाँ ये तो है, खैर तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सबा बेहतर फैसला करेगी। मुझे इससे किसी नादानी की तवक्को नहीं, मैं समझाऊंगा इसे। तुम उठो, रात बहुत होगी, मुझे भी नींद आ रही है। फिरोज़ अली ने कहा तो सबा दबे
पाँव अपने कमरे में चली फुड़ करने लगी। इसे नाजिश भाभी की बातों ने बहुत दुख दिया था, लेकिन इससे ये भी एहसास हो रहा था कि वो हर बार दुरुस्त कह रही हैं। वो तो उसकी बेहतरी के लिए सोच रही थी और फैसला तो वो कर ही चुकी थी। दिलो दिमाग ही नहीं, रूह भी एहसन कमाल के साथ की तड़प रही थी। इसने अल्लाह का नाम लेकर अपना मोबाइल उठाया और डायरी में से एहसन कमाल का नंबर देखकर मिला दिया। इन्हें पुकार लेना अब बहुत ज़रूरी हो गया था। एहसन कमाल ने भी जाते वक्त कहा था कि मुझे पुकार लेना। रात का 1 बज रहा था। एहसन कमाल थोड़ी देर पहले नींद की वादी में उतरे थे। सबा के इनकार पर बेकरार से सोचते तड़पते रहे थे। घंटों अब थक कर सोए ही थे कि मोबाइल की बीब ने समातों को बेदार किया। मोबाइल मुसलसल बज रहा था। उन्होंने आंखें बंद किए ही हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और उनका के कान से लगाए। हेलो एहसन, सबा ने बेकरार से पुकारा। सबा। एहसन कमाल इसकी आवाज़ सुनते ही पूरी तरह बेदार होकर झटके से उठे बैठे थे। एहसन, आई एम सॉरी, इसने कांपती आवाज़ में कहा। आई लव यू कहने में क्या हर्ज है? हाँ, वो इसकी इकरार की पुकार की खुशी से शरारत से भरे लहजे में पूछ कह रहा था। वो हया से सुर्ख हो गई थी। अच्छा ये बताएं कि कब बारात लेकर आऊँ? एहसन कमाल ने खुशी से मुस्कुराते लहजे में पूछा था। वो हैरत और मसरत से रो पड़ी। वो इसके फ़ोन करने का मकसद इसके कहे बिना कैसे जान गए थे। इसे कुछ भी कहने की जहमत से बचा लिया था उन्होंने। सबा का दिल इनके प्यार पर शादा और रक्सा था। इस समय जब आपका दिल चाहे, सबा रोते हुए जवाब दिया। दिल तो चाह रहा है कि अभी आ जाऊँ, लेकिन मजबूरी ये कि इस वक्त रात का 1 बज रहा है। वो खुश होकर बोले, ओह सॉरी एहसन, मुझे वक्त का ख्याल ही नहीं रहा था। मैंने आपकी नींद ख़राब कर दी, आपको बेवक्त जगा दे। शमिदा को बोली, सबा जी नींदें तो आपने हमारी 5 सालों से उड़ा रखी हैं। रात जगह की आदत सी होगी। अब मुस्तकबिल में ये रात जगह मेरे काम आएंगी जब आप यहाँ होंगी मेरे पास, मेरे करीब। एहसन कमाल ने शौक श्री लहजे में कहा था। वो शर्म और हया से गुलनार होगी। शबा बखैर। सबा ने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। इसकी जैसे शर्मीली अदा पर वो हंस पड़े। ओह सबा, आई लव यू हनी। एहसन कमाल ने खुश होकर रिसीवर का एयरपेस से चूम लिए, जहाँ से सबा की दिलनशीन आवाज़ आई थी और इन्हें जिस्त का पैगाम सुना गई थी। फिर उन्होंने वक्त के परवाह किए बगैर फ़िरोज़ अली का सेल नंबर मिलाया। आखिर इन्हें इस खुशखबरी से आगाह भी तो करना था। नाजिश भाभी ने फ़िरोज़ अली को इत्तेमाद में लेकर दानासा सबा को वो सब बातें सुनाई थी और रात को भी इसे आते देख चुकी थी। जब भी फ़ौरन सोची समझी मनसूबाबंदी के मुताबिक फ़िरोज़ अली से इसकी मुतालिक बात कर दी थी। मकसद मैं जैसे एहसन कमाल से शादी करने के लिए राज़ी करना था। सबा तो पहले ही इनके हक़ में फैसला कर चुकी थी, बस झिझक को डर रही थी। नाजिश भाभी की बातों ने जल्दी पर तेल का काम किया और सबा ने फ़ौरन हाँ कर दी और एहसन कमाल के ज़रिए सबा की हाँ का इल्म होने पर नाजिश भाभी और फ़िरोज़ अली खुशी से खिल उठे थे। देखा मेरी प्लानिंग का कमाल, जो हाँ सबा को दिनों सोचने के बाद करनी थी या शायद ना भी करती, वो हाँ इसने मिनटों में कर दी। नाजिश भाभी ने शोर को फ़ख्री अंदाज में देखते हुए कहा, मान गए आपकी प्लानिंग लेकिन सबा को हकीकत ज़रूर बता देना। मैं नहीं चाहता कि वो अपने दिल में तुम्हारे लिए शिकवे गिले और नाराज़गी लेकर रुखसत हो। फ़िरोज़ अली ने मुस्कुराकर सिंदर से कहा, फ़िक्र ना करें, कल एहसन भाई के घर वाले शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। इस मुबारक के मौके पर मैं सबा को बता दूँगी। इसे दुख तो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन उम्र भर के दुख से बचने के लिए मामूली दुख देना ज़रूरी था। नाजिश भाभी नरमी से मुस्कुराते हुए जवाब दे, नाजिश मुझे तुम पर फ़ख्र है, तुमने माँ बनकर सबा के लिए सोचा और क्या है इसकी दोस्त और किया भी है और इसकी दोस्त बनकर इसका दुख शेयर किया है। थैंक यू नाजिश, थैंक यू वेरी मच। फ़िरोज़ अली ने इनका हाथ थामकर मोहब्बत और शक्र किद्दत से देखते हुए कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है। सबा आपकी ही नहीं मेरी भी बहन है, मैविश जैसी ही है मेरे लिए और मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। वो खुशी से बोली। अगले रोज़ रियाज लाज में खुशियों की बारात उतरी। ज़रमीना कमाल अहमद, मोहसिन कमाल, उनकी बीवी रेहाना, एहसन कमाल, उनकी छोटी बहन, इनके शौहर ज़ुबैर सदीकी फूल और मिठाई की टोकरियाँ लेकर एहसन कमाल के लिए सबा का रिश्ता मांगने बल्कि शादी की तारीख लेने आए थे। ज़रमीना अहमद कमाल ने सबा से अपने रवैये की दिल से माफ़ी मांगी थी और सबा ने भी इन्हें दिल से यकीन दिलाया था कि इसे इनसे कोई शिकायत नहीं है। हल्के गुलाबी रंग के नफीस कामदार में गुलाबी मेकअप में वो गुलाब का फूल ही लग रही थी। एहसन कमाल ने इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते रहे थे। महविश, महरोज़ और दानियाल तो बहुत ही खुश थे। दानियाल तो एहसन कमाल की गोद में बैठा अटकलियाँ कर रहा था और फिर ज़मीना कमाल अहमद और कमाल अहमद ने सिर्फ 15 दिन बाद शादी की तारीख करा के नाजिश भाभी और फ़िरोज़ अली के हाथ पांव फैला दिए थे। उन्होंने तैयारी के लिए वक्त मांगा तो कमाल अहमद और ज़मीना कमाल ने साफ इनकार कर दिया था। हमें जहेज़ के नाम पर कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे बेटे के पास, हमें तो सिर्फ 3 कपड़ों में सबा चाहिए। और दानियाल, बेटे से बढ़कर कीमती तोहफा क्या होगा हमारे लिए। और सबा अपने बेटे के लिए इनकी मोहब्बत देखकर खुशी से अफसुदा हो गई थी और अब के हजूर सजदा शुक्र बजा लाई। ऐसन वेला में कहकशां का समा था। नए घर, नए रिश्ते, नए जज्बे और नई उमंगें दिलों में जगाए। हर कोई सबा एहसन को खुश आमदीद कह रहा था। दुल्हन बनकर सबा पर पहले इतना रूप नहीं आता जितना दूसरी बार दुल्हन बने पर आया था। इससे शान से एहसन कमाल इससे ब्याह कर लाए थे कि सबा के पूरे ख़ानदान, महल्लेदार, दोस्त, अहबाब सभी दंग रह गए थे। 25 साल सबा
शॉकिंग पिंक कलर के बहुत ही खूबसूरत उसी जोड़े में जेवरात में सजी सवरी छोटी सी गुड़िया लग रही थी। 32 साला ऐसा कमाल शेरवानी सूट में दूल्हा बने क्या डाल रहे थे। कितनी ही नज़रों में इस जोड़े के लिए तारीफ सताइश थी। ज़मीना कमाल अहमद और फ़रोज़ अली ने इन दोनों का सदका भी तारा था। नाजिश भाभी ने माँ की तरह सबा को रुखसत किया था। सबा को अपनी बातों की वजह भी बता दी थी। सबा इनकी बहुत मनमोहन थी। नाजिश भाभी और फ़रोज़ अली ने सबा को रुखसत करने के बाद शुक्राने के नफल अदा किए थे। वो दोनों अपना अपना फ़र्ज़ अदा करके बहुत खुश थे। सबा एक शानदार इस्तकबाल रस्मों और फोटो सेशन के बाद उजला रुस्सी तक पहुंची। एहसन कमाल भाई भाभी बहुत बहन और कज़न से जान छुड़ाकर कमरे में आए तो दानियाल को सबा के पास से बैठे देखकर ठटके। दानी बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं मामा को देख रहा हूँ। ऐसे मुस्कुराते जवाब दिए। बेटे आज की रात आपकी मामा को देखने का हक सिर्फ मुझे हासिल है। आप तो रोज़ ही देखते हो। चलो शाबाश अपने कमरे में जाकर सो। दादू आपको ढूंढ रही हैं। ऐसे कमाले से गोद में उठाते हुए प्यार से कहा तो सबा के दिल में जलतरंग बजने लगे। वो हया से सर और नजरें झुकाए लबों पर शर्मीली मुस्कान सजाए बैठी थी और ऐसा कमाल की निगाहें इसके चेहरे पर भटक रही थी। दिल में जज्बात ने हल्की हलचल मचा दी थी। पापा मामा दुल्हन बन के कितनी खूबसूरत लग रही है ना। हाँ भाई खूबसूरत क्यों नहीं लगेंगी, आखिर आपके पापा की दुल्हन है। चलो आप भागो यहाँ से। उन्होंने इसका गाल चूम कर नीचे उतार दिया था। एक शर्त पर हैं, यानी तुम भी कुछ लिए बगैर नहीं टलोगे। ऐसा कमाल ने इस अंदाज से कहा कि सबा के होंठ मुस्कुराने लगे। इसने निगाह उठा के इन दोनों को देखा। दानियाल भी शेरवानी सूट में खूब जच रहा था। नहीं बाकी अंकल आंटियों ने तो आपसे ढेर सारे पैसे लिए हैं, मैं तो सिर्फ चौकड़ लूँगा। दानियाल ने बहुत अदा से कहा। सबा को बेसाख्ता हंसी आ गई। ऐसा कमाल का दिल गुदगुदाने लगा। बेख्तियार इसके चेहरे को देखा था जो हंसी के ताज़ा फूलों से मजीद खिलकर हसीन तरह हो गया था। पहली बार इसकी हंसी की आवाज़ इसके कानों ने सुनी थी और दोबारा सुनने के लिए बेताब हो रहे थे। यार दानी अब तो चॉकलेट नहीं है, ऐसा करते हैं कि कल बाजार चलेंगे, आप अपनी पसंद से चॉकलेट खरीद लेना और जो भी कुछ खरीदना होगा मुझे बताना, मैं आपको ला कर दूंगा। ऐसा कमाल ने इसकी थोड़ी पकड़ कर कहा। जो कहूँगा ला कर देंगे ना पापा। दानियाल ने मासूमियत से सवाल किया। जी हाँ पापा की जान, आप कहकर तो देखो। एहसन कमाल ने प्यार से इसका माथा चूम लिया। तो पापा आप मुझे एक बहन भाई ला दें। मेरे सारे दोस्तों के बहन भाई हैं, मैं भी श्योर मेरोज़ भाई भी 2 हैं और मैं अकेला हूँ। मेरा कोई बहन या भाई है ही नहीं। जिस तरह सब बच्चों के बहन भाई हैं और वो इनके साथ खेलते हैं। दानियाल ने मासूमियत और सादगी से अपनी फरमाइश का इज़हार किया और सबा शर्म और हया से कट कर रहेगी। उफ बच्चों की मासूमियत कभी कभी माँ बाप को कितना शर्मिंदा कराती है। उफ दानी बेटे ऐसी बातें करते हैं, कोई जाकर सो जाए। सबा ने से देखते हुए हया से मजीद सुर्ख होते हुए आसगी से कहा। तो एहसन कमाल इसकी कैफियत तो हालत से महफूज होते बोले। भाई फरमाइश तो हमारे बेटे की बहुत जायज़ है और इंशाल्लाह हम ज़रूर पूरी करेंगे। क्यों मिसेस एहसन, मैं सही कह रहा हूँ ना। प्रॉमिस पापा। दानियाल खुश होकर बोला। सबा की जान पर बनी थी। अवैस दानी बेटा जानी चलो इस सोने की तैयारी करो। ऐसा कमाल इसे गोद में उठाया, दरवाजे की तरफ बढ़ गए। शबा बखैर, आई लव यू मामा। पापा मामा को प्यार तो किया ही नहीं। दानियाल ने सबा के तो देखते हुए कहा और हमेशा से बोसा देता था रात को सोने से पहले। और सबा इसका माथा चूम के से गुडनाइट कहती थी। दुल्हन की खूबसूरत स्टेज पर बैठी वो दिल ही दिल में रब के हजूर सजदा शुक्र कर रही थी। आधे घंटे बाद ऐसा कमरे में आए तो शेरवानी की कैद से आज़ाद हो चुके थे। जल्दी से कपड़े चेंज करके सबा का रोनुमाई का गिफ्ट लेकर इसके रूबरू आ बैठे। सॉरी सबा देर होगी, दरअसल दानियाल मेरा हाथ पकड़ कर सोने लेटा था, वो सोया है तो मैं आया हूँ। उन्होंने इसके चेहरे को जानिसार नज़रों से देखते हुए कहा। आप इसकी बातें बिगाड़ देंगे। सबा नज़रें झुकाए हुए कहा। खैर आते तो हम आपकी भी बिगाड़ देंगे, पता है कैसे। एहसन कमाल ने इसके चेहरे को देखते हुए कहा। तो सबा ने अपनी घनीरी पलकें उठाकर इन्हें देखा। सबा मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि आपके लिए मेरे बगैर एक पल भी रहना मुहाल हो जाएगा। वो तो यूं भी हो जाएगा। सबा ने मायने के जुमले से कहा। क्या। एहसन कमाल खुशगुमानियों में घिर गए। दानियाल के लिए आपके प्यार में आपकी बेहद मनमोहन हो। सबा बात का रुख दानियाल की तरफ मोड़ दिया। कैसी गैरों सी बात की है आपने। क्या दानियाल मेरा बेटा नहीं है मगर सबा मुझे आपसे इस बात की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। एहसन कमाल ने संजीदगी से कहा और खूबी के से अंदाज में उठ कर जाने लगी। एहसन सबा ने बेख्तियार इन्हें पुकारा और साथ ही इनका हाथ भी थाम लिया। एहसन कमाल की मामूली सी खूबी पल भर में हवा होगी। जी जाने एहसन वो एकदम से शरारत से इसके करीब होकर बोले तो वो शर्मा कर हाथ खींचने लगी थी मगर एहसन कमाल इसका हाथ मजबूती से पकड़ते उसके सामने बैठ गए। तुम्हारी ज़बान से अपना नाम सुनकर मैं ताज़ा दम और नहाल हो गया हूँ। कितना तरसा हूँ मैं इस घड़ी के लिए, कितना तड़पा हूँ इस मिलन के लिए, इस जिस्त अफरोज़ लम्स के लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा हाथ थामने की मेरी देरीना आरजू आज पूरी हो गई। अब ये हाथ और साथ ज़िंदगी भर नहीं छूटेगा इंशाल्लाह। एहसन कमाल ने
इसके हाथ को अपने हाथों में इस मौके इसकी नरमी और मलामत को महसूस करते हुए मसूर लहजे में कहा और इसके हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट और उंगली में डायमंड की अंगूठी पहना दी। एहसन सबा ने तड़प कर प्यार से पुकारा मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एहसन आप सुन रहे हैं ना? वो तड़प कर बोली, हाँ मेरी जान मैं सुन रहा हूँ, तुम पुकारती रहो मैं सुनता रहूँ। तुम्हारे लबों से एहसन साहब की बजाय एहसन सुनना इतना दिलनशीन एहसास हो गया है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। तुमने एहसन को मोतबर कर दिया है सबा जान। वो इसके चेहरे को देखते हुए मोहब्बत पाश लहजे में बोले तो वो इनकी मोहब्बत की शिद्दत पर दंग रह गई। एहसन कमाल ने हंसते हुए इसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। मोहब्बतों की कहकशा इन दोनों के अतराफ में जगमगा रही थी। ज़िंदगी की सुबह इनके लिए मसरतों और चाहतों भरे मौसम सजा रही थी। तो नावल यहाँ पे ख़त्म हुआ। नावल का नाम था पुकार लेना और इसकी राइटर है शहबाज गुल। उम्मीद करती हूँ आपका नावल पसंद आएगा। कमेंट्स बॉक्स में लाज़िम बताएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।